नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस हफ्ते भी मैं शार्दुल आपका होस्ट हूं। अतुल इस समय चुनाव कवरेज के लिए हिमाचल गए हुए हैं, तो आपको इस हफ्ते मुझे झेलना पड़ेगा और हमारे साथ और प्रदूषण को भी झेलना पड़ेगा जो अतुल को नहीं झेलना पड़ रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपने आवाज़ सुनी, वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी, जो चर्चा पर हमारे साथ रहते हैं समय समय पर और लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पर्यावरण पर, और छत्तीसगढ़ रीजन से भी उन्होंने काफ़ी लंबी रिपोर्टिंग की है। हमारे साथ दूसरे जुड़ रहे हैं ईश्वर द क्विंट में एसोसिएट एडिटर हैं और न्यूज़ डेस्क की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। उनका टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में 6 वर्ष का अनुभव है और वो इस समय गुजरात से मोरबी पुल हादसे को कवर कर रहे हैं। स्वागत है ईश्वर आपका चर्चा में। थैंक यू सो मच। हमारे साथ दूसरे मेहमान बाहर से, क्योंकि हृदय तो स्टूडियो में ही हैं, लेकिन ऑनलाइन दूसरे मेहमान अविनाश कुमार चंचल जुड़ रहे हैं। अविनाश ग्रीन पीस में पर्यावरण और ऊर्जा, क्लाइमेट और एनर्जी विभाग के कैंपेन मैनेजर हैं। स्वागत है अविनाश आपका चर्चा में। थैंक यू सो मच। हम आज की चर्चा की तरफ बढ़ें इससे पहले छोटी छोटी 2-3 अनाउंसमेंट। जैसा कि आपको हर बार हम बताते हैं, आप अपनी राय, सुझाव और फीडबैक इस पॉडकास्ट के लिए www.newslaundry.com/podcast-letters पर भेज सकते हैं या podcasts@newslaundry.com ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। अपनी राय हमें ज़रूर भेजें कि हम अपने पॉडकास्ट को, इस चर्चा को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। एक सूचना, आने वाले चुनावों से लेकर न्यूज़ लॉन्ड्री का नया एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है, गुजरात और हिमाचल चुनावों की रिपोर्टिंग का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी इस महीने और अगले एक महीने में इन दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं और न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम, अतुल, मनीषा और बसंत और बाकी रिपोर्टर भी वहाँ जाकर रिपोर्ट करेंगे। तो आप इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे सकते हैं, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के साथ साथ न्यूज़ लॉन्ड्री की तरफ से धन्यवाद के रूप में गुडी बैग भी भेजा जाएगा, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हफ्ते की हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं। हृदय, आपको कुछ जोड़ना तो नहीं? नहीं, मेरे हेडलाइंस मुझे कुछ नहीं जोड़ना है, बस प्रदूषण में जो इस वक्त लोग स्वस्थ रहें, यही हेडलाइन है। हाँ, वो आज का हमारा विषय भी है, मैंने रखवाया था उसे। तो हेडलाइंस की बात कर लेते हैं पहले। इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस रहीं। इनफैक्ट मुझे और हमारे प्रोड्यूसर को बात करनी पड़ी कि कितनी रखी जाएं। पहली गुजरात से, जिस पर हम बात करेंगे। रविवार 30 अक्टूबर को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के मोरबी शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ पर एक 140 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज लोगों का भार नहीं झेल पाया और गिर गया। इसमें अभी तक 141 लोगों के जान जाने की खबर है। इस पुल की देखरेख का काम ओरेवा नाम की एक कंपनी के पास था और समूह के पास था। ओरेवा ग्रुप है और कंपनी के 2 मैनेजरों और 2 टिकट क्लर्क को मिलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हुए बाकी 5 लोग उसकी मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था में काम करते थे। दूसरी सुर्खी, हमने पिछले 2 हफ्ते इस बारे में बात की थी, द वायर और मेटा विवाद से जुड़ी है। इस हफ्ते पुलिस ने द वायर के संपादकों के घरों पर तलाशी ली और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए। इसके बाद वायर के संपादकों ने यह भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त हुए उसकी हैश वैल्यू उन्हें नहीं दी गई थी, जो दी जानी चाहिए जब पुलिस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, चाहे वो फ़ोन हो या लैपटॉप हो, उसे जब्त करती है। इसके बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और इसके अलावा अनेक पत्रकारिता संगठनों ने इस पुलिस की कार्रवाई की भर्त्सना की और कहा, डीजीपब ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया। डीजीपब ने भी दिया, बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन मैंने 2 का नाम लिया कि ये कार्रवाई एक्सेसिव है, अतिरेक है और इसमें सबक सिखाने की या कहा जाए तो वेंडेटा की बू आती है। एक और इम्पॉर्टेंट विषय, इस पर आज हम बात भी करेंगे। दिल्ली समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में हवा की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दिल्ली के कई इलाकों में बीते कल गुरुवार को AQI 700 तक रिकॉर्ड की गई, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जाहिर है इस पर फिर राजनीतिक खींचतान भी शुरू हो गई। भाजपा और आप के बीच खासतौर से खूब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली को
गैस चेम्बर बनाने का दोषी ठहराया, क्योंकि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं पंजाब में वो इस साल 19% तक बढ़ गई हैं। इस पर जैसे मैंने बताया आज हम बात करेंगे भी। अगली खबर भारत सरकार की है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पोस्ट होने वाली जो सामग्री होती है उसको मॉडरेट यानी एक तरह से नियंत्रित करने के लिए ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी का गठन करने की घोषणा की है। इस कमेटी के पास भारत में सोशल मीडिया पर जो भी सामग्री जाती है उसमें मिटिगेट करने का अधिकार होगा, मॉडरेट करने का। अगर किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया वेबसाइट्स द्वारा समय पर किसी शिकायत का समाधान नहीं मिलता या वो उससे संतुष्ट नहीं है तो वो इस कमेटी के पास अपील कर सकता है। जाहिर सी बात है इसको लेकर काफ़ी चिंताएं खड़ी हो गई हैं, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप लगता है कि भारत सरकार सोशल मीडिया पर बातचीत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। अगली सुर्खी झारखंड से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन किया था। उन्हें ये समन खनन घोटाले के आरोपों और काले धन को सफ़ेद करने में, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं गए। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और उन्होंने कहा, पब्लिक स्टेटमेंट दिया काफ़ी उग्रता से कि आप पूछताछ के लिए क्यों बुला रहे हैं, गिरफ्तार ही क्यों नहीं कर लेते। तो ये राजनीतिक खींचतान अभी और बढ़ेगी। दूसरी सुर्खी भी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और ये थोड़ी हल्की है। हमने इतनी सीरियस बातें अभी बताई। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, वो बदलते रहते हैं लेकिन फिलहाल इलॉन मस्क ने आखिरकार ट्विटर पे मालिकाना कब्जा कर लिया। वो इससे बचने की कोशिश करते रहे क्योंकि उन्होंने बाजार भाव से काफ़ी ज़्यादा कीमत उसकी लगा दी थी, लेकिन फिर उन्हें लेनी पड़ी। और लेने के तुरंत बाद उन्होंने CEO पराग अग्रवाल और कई लोगों को निकाल दिया। उन्होंने ये भी नोटिस दिया है कि ट्विटर के एम्प्लॉय 7 दिन 12 घंटे काम करें और वो ट्विटर पर जो वेरिफिकेशन के लिए नीला चेक मार्क मिलता है उसके लिए पैसे लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो निकाला है, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया ज़्यादा इस खबर को ऑथेंटिक, पर जो सोशल मीडिया में चल रहा था कि बहुत सारा पैसा दे के पराग अग्रवाल को निकाला। हमें कब निकाला जाएगा ऐसे में? नहीं तो वो सेवरेंस पैकेज उनके वो क्लॉज होगा ना, वो CEO हैं ट्विटर। सेवरेंस मतलब तो बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट था उनको ट्विटर में। नहीं इन्हें इलॉन मस्क को था। एक चीज़ और कि वो ये भी कह रहे हैं कि आप पैसे दीजिए इस वेरिफिकेशन मार्क के लिए, यानी वो पे टू विन एक होता है खासतौर से गेमिंग में, पैसे देके जीत जाइए, वो वाला हिसाब है। पर खैर देखते हैं क्या चल रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, किसी ने कहा था ये वेरीफाइड जो ब्लू टिक है, इसे पेड टिक कहना चाहिए। अभी तो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी तो उन्होंने पेशकश किया है ना। $20 के उन्होंने शुरुआत की थी, अब वो $8 पर तो सोशल मीडिया पर ही उतर आए हैं। तो देखते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जब ये डिस्कशन हुआ था कुछ महीने पहले, तब मैंने कहा था तो कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगा था कि जितने भी दुनिया के अरबपति हैं, खासतौर से पूंजीवाद कैपिटलिस्ट के, इनके अंदर हमारे लिए, आपके मेरे आम जनता के लिए कोई भावना नहीं है। और दूसरा ये कि अरबपति होने का ये मतलब नहीं कि आपके अंदर सहज बुद्धि भी हो, तो उसकी कमी दिखाई पड़ती है। खैर आपकी ईर्ष्या भाव भी मुझे इसमें ईर्ष्या भाव हम 4 लोग चंचल में, ईश्वर में, और आप जाके बल्क डील भी कर सकते हो। शायद ईश्वर के पास तो टिक होगा भी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अंत में 2 अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन भी, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हाल ही में जानलेवा हमला हो गया, जिसमें उन पर गोलियां दागी गईं, लेकिन खुशकिस्मती से वे बच गए, जो पाकिस्तान में कम होता है। उनके कुछ साथी भी इस हमले में घायल हुए। ये हमला पंजाब प्रांत में हुआ, जहां उन्हीं की पार्टी PTI की सरकार है। पाकिस्तान में राजनेताओं पर हमलों का इतिहास काफ़ी पुराना है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए इसके बैकग्राउंड में क्या है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी सेना और इमरान खान के बीच विवाद काफ़ी बड़े स्तर पर पहुंच गया था। इससे कुछ दिन पहले ही एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस ISI के चीफ ने की और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि इमरान खान सेना को लेकर झूठे दावे कर रहे हैं और वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में शायद हम इस पर बात भी करेंगे। दूसरी सुर्खी उत्तर कोरिया से है। उत्तर कोरिया ने इस हफ्ते 2 बार मिसाइल परीक्षण किए, जिसमें से एक बार उनकी मिसाइल दक्षिणी कोरिया की समुद्री सीमा के पास जाकर गिरी। ये परीक्षण ICBMs के थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के। और दूसरी बार
कल मिसाइल जापान के एक आइलैंड के ऊपर से निकल गई, तो दोनों ही देश जापान और दक्षिण कोरिया में तनाव की स्थिति है। वहाँ एयर रेड के अलर्ट जारी हुए और उत्तर कोरिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास चल रहा था, जिसको लेकर वो नाराज थे और उन्होंने कोट अनकोट बड़े अंजाम भुगतने पड़ेंगे की चेतावनी दी थी। तो ये इस हफ्ते की सुर्खियाँ थीं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम मोरबी से जो हादसा हुआ उससे बात करेंगे। जैसा मैंने बताया, ये बहुत पुराना ब्रिज था और जो वहाँ से बात निकल कर आई इस हादसे के बाद, जब ये गिर गया, कि लोग उसे हिला रहे थे और लोगों के वहाँ इकट्ठा होने का एक बड़ा कारण इसलिए था क्योंकि ये पूरा त्यौहार का सीज़न है और आसपास की जगहों पर लोगों के पास और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो एकत्रित हो सकें, जहाँ लोग विजिट करते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। ये तो बात हुई केवल लोगों की तरफ की। दूसरा, एक बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दिया गया खासतौर से सत्ता पक्ष या उसके समर्थकों की ओर से कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था, ये तो ग्रुप के पास दिया गया था। और जो गिरफ्तार हुए लोग हैं वो ये बताते हैं, मतलब उनकी गिरफ्तारी ये बताती है कि निचले स्तर के लोगों को, जो नीचे काम कर रहे थे, उन्हें किया गया है, ऊपर जिम्मेदारी सेट नहीं की गई है। FIR में भी शुरुआत में ग्रुप का नाम नहीं डाला गया था। तो मैं सबसे पहले ईश्वर से ही पूछना चाहूँगा क्योंकि वो इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ताज़ा और सबसे सही जानकारी होगी। ईश्वर, ये सब जो चल रहा है वहाँ पर, हादसा हुआ, लोग मारे गए, उसके बाद शुरू में नॉन डिनायल आए, जिम्मेदारी झाड़ने की कोशिश हुई, फिर उसके बाद कहा गया, एक कर्मचारी ने तो ये भी कह दिया कि ये तो हादसा होना ही था, जैसे ये परिणति है, भगवान चाहता था हो तो। और उसके बाद, हालांकि ये हादसे से अलग है, लेकिन गुजरात प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और वहाँ जब जाने वाले थे तो प्रशासन ने घायलों की चिंता, उनके परिवारों को संभालने के बजाय अस्पताल की लीपापोती शुरू कर दी। तो ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है और इसमें और भी परतें खुलेंगी ईश्वर, उसमें आप ग्राउंड पर रिपोर्ट करने के नाते एक तो किसकी कल्पेबिलिटी आपको लगती है आपके विचार से, और दूसरा प्रशासन इसमें आगे क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है? जब ग्राउंड पे कल्पेबिलिटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहली इसमें जिन भी लोगों से हमने बात की, जिन भी विक्टिम से हमने बात की, उनके परिवारों से बात की, ऐसे कई परिवार थे जिनके यहाँ पूरे परिवार की मौत हो चुकी है। हमने एक परिवार से बात की जिनके यहाँ बेटी की सगाई थी, दूसरे दिन सुबह जिसके लिए मेहमान आए हुए थे जी। सगाई कल सवेरे है, आज शाम को कुछ मेहमानों ने सोचा कि चलिए घूम कर आते हैं, लेकिन 9 लोग जो गए थे उसमें से 8 लोग ही घर पर आए हैं वापस। तो ऐसी काफ़ी दिल दहला देने वाली कहानियाँ हम ग्राउंड पर देख कर आए हैं और इन सारी कहानियों के बीच जो अपनी पीड़ा व्यक्त करने वाले जो विक्टिम्स थे, उस पीड़ा के साथ एक गुस्सा भी था क्योंकि कई चीज़ें प्रशासन द्वारा, मोरबी सिविक अथॉरिटीज़ द्वारा बोली गईं जब ये हादसा हुआ कि ये पुल खोला गया तो हमें बताया नहीं गया कि ये पुल खोला जाने वाला है। एक कैपेसिटी सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, तो लेना पड़ता है इस ब्रिज को ओपन करने से पहले। प्रशासन का कहना है कि वो लिए बिना और अथॉरिटीज़ को या प्रशासन को इत्तला किए बिना ये ब्रिज खोल दिया गया। हमारी जो कॉलीग हैं हिमांशी दहिया, उन्होंने एक वो सारा इन्वेस्टिगेशन इस पर कर रही थी कि पेपर ट्रेल क्या है, किसकी जिम्मेदारी है, SOPs क्या हैं। जी। तो उसमें जब हमने संदीप सिंह झाला जो चीफ ऑफिसर हैं मोरबी सिविक अथॉरिटी के थे, बल्कि हेडलाइंस में आपको ये भी बता दूं फिलहाल एक और कि संदीप सिंह झाला जी जो हैं, पहले सरकारी कर्मचारी हैं, फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसी खबर अभी आधे घंटे पहले आई है। तो ये 4 दिन लग गए हैं किसी भी प्रशासन के व्यक्ति के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने में। जब हमने संदीप सिंह झाला जी से दूसरे हादसे के दूसरे ही दिन जब वो नदी के तट पर थे, हमारी कॉलीग हिमांशी दहिया ने उनसे बात की और उनसे पूछा कि जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए। उनका ये कहना था कि जब ये एक प्रोजेक्ट पूरा एक प्राइवेटाइज्ड बॉडी को दे दिया जाता है तो उसमें 100% जिम्मेदारी उस प्राइवेट बॉडी की बन जाती है। उसकी ओनरशिप, उसकी अथॉरिटी प्रशासन के पास रहती है, लेकिन उसके मेंटेनेंस की, उसकी सारी देखरेख की जो एक जिम्मेदारी होती है वो प्राइवेट बॉडी की बन जाती है। अब इसमें चीजें समझने के लिए सबसे पहले तो उन SOPs को जानना बहुत जरूरी है कि मोरबी सिविक अथॉरिटीज
और ओरेवा ग्रुप या जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे इस ब्रिज के रेनोवेशन और मेंटेनेंस में, जी उनके बीच क्या तय हुआ था, इस बात पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। कुछ चीजों पर क्लैरिटी मिली है, वो ऐसी है कि जब हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात कर रहे थे, मैं और मेरी कॉलीग हिमांशी, जी हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से जब बात कर रहे थे और यही ऑब्जर्वेशंस उन्होंने कोर्ट की पेशी में भी दिए, आरोपियों की जब कोर्ट में पेशी हुई उस दिन मोरबी की अदालत में, कि कुछ चीजें जो सामने फोरेंसिक रिपोर्ट में उभर कर आई हैं। सबसे पहली ऐसी कि जो ओरेवा ग्रुप है, इनको प्राइवेटाइजेशन ये इस ब्रिज का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 2007 के बाद मिला था। अच्छा उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होते गए, ये लोग इतने सालों से ब्रिज मेंटेन कर रहे थे, लेकिन जो फोरेंसिक रिपोर्ट या एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो कोर्ट को प्रिलिमिनरी ओरल ऑब्जर्वेशंस एफएसएल के जो पुलिस ने कोर्ट को बताए हैं, उसमें से एक बात ये भी थी कि ये जो पुल है 140 साल पुराना, उस वो पुल की जो केबल्स हैं उसकी मेंटेनेंस उतनी अच्छी तरीके से नहीं की जा रही थी जितनी की जानी चाहिए। पुलिस का कहना है कि जिस कंपनी ने, ओरेवा कंपनी ने जिन लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिन लोगों को ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, दे वर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू अंडरटेक द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिज। जी दूसरी बात ऐसी एक सामने आ रही है कि जो केबल ब्रिज पे जो प्लैंक्स लगे होते हैं, जी 140 साल पुराना ब्रिज था, वो वुडन प्लैंक्स लगे हुए थे। जी पर सालों दर साल वो वुडन प्लैंक्स खराब होते जाते हैं, उसके बाद उन प्लैंक्स को एल्यूमिनियम प्लैंक से रिप्लेस कर दिया गया था। तो ये एक मुद्दा वहां सामने आ रहा है। दूसरा मुद्दा सामने आ रहा है कि जब हम उन टिकट वेंडर्स की बात करते हैं जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, अब एक आर्गुमेंट ऐसी दी जाती है कि उन लोगों का काम था रेगुलेट करना कि ब्रिज पर कितने लोग जाएं, लेकिन अब इस बात पे क्लैरिटी नहीं है कि क्या उन लोगों को ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि ब्रिज पर जाने के लिए इतनी ही टिकट वेंडर्स, इतने ही लोग आप अलाउ करें, इतने ही टिकट्स आप इशू करें, वहां पर एक टीम हो जो रेगुलेट करे कि एक समय पर पुल पर कितने लोग जा रहे हैं। तो जब हम ऐसी बातों को हम देखते हैं, तो काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। अब हम टिकट वेंडर्स की अगर हम बात करें तो 7 महीनों तक वो पुल बंद था। ईश्वर, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं श्रोताओं की जानकारी के लिए 1-2 चीज़ आप थोड़ा विस्तार से बताएं। एक तो आपने कहा एफएसएल की बात की, जो जी। ब्रिज की क्वालिटी के बारे में बताता है, गुणवत्ता की, उसका इस्तेमाल कितना हो सकता है। तो बताएं एफएसएल क्या है श्रोताओं के लिए और हमारी जानकारी के लिए भी। एफएसएल रिपोर्ट ये प्रिलिमिनरी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट होती है जो हादसे के जो एक हादसे का पूरा या एनालिसिस करती है जी और जो भी वहां से गैदरिंग्स होती हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं साइंटिफिकली, वो एक रिकॉर्ड उसका बनाना शुरू करती है ताकि वो ट्रेस कर सके कि हादसे के मतलब जब से हादसा जी हुआ और उसके पहले की घटनाएं वो ट्रेस करना शुरू करते हैं इन अ साइंटिफिक मैनर। जी तो वो उसमें ऐसी एक चीज सामने आ रही है कि जिन केबल्स जो केबल्स वहां लगी हैं, प्लैंक्स का तो मेंटेनेंस किया गया, लेकिन केबल्स का मेंटेनेंस जिस प्रकार का होना चाहिए था उस प्रकार का नहीं हुआ। तो जी ये काफी प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि ऐसे कई सवाल हमने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से उस दिन पूछे, लेकिन उनका भी जवाब यही था कि अभी काफी इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पर है, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं, जो 7 से 10 पॉइंट सामने आए हैं, वो उन्होंने हमें बताया, जिसमें से केबल का मेंटेनेंस, एल्यूमिनियम प्लैंक्स, ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि ब्रिज की कैपेसिटी एनालाइज जी करने के लिए जो एक फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, जिसको कैपेसिटी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, जी इस फिटनेस सर्टिफिकेट को क्यों नहीं लिया गया? अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया होता, तो शायद इस बात का अनुमान लगता कि अब इस ब्रिज पर एक समय पर कितने लोग हो सकते हैं। तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। जिन लोगों को गिरफ्तार आप कर रहे हैं, अब आपको थोड़ी-सी अगर टाइमलाइन समझाएँ, तो 7 महीनों तक ये पुल बंद था रेनोवेशन के लिए। 24 अक्टूबर को ये इस पुल का रेनोवेशन खत्म हुआ जी और इस पुल को 26 अक्टूबर को ही खोल दिया गया फॉर गुजराती न्यू ईयर। अभी जो आपने 2 दिनों में पुल तो खोल दिया, घटना 30 अक्टूबर को हो रही है, तो 4 दिन तक किसी को पता नहीं था या प्रशासन को भी पता नहीं था कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना किसी परमिशन के ये पुल खोल दिया गया है। क्योंकि आर्गुमेंट यही आ रही है कि हमारी परमिशन के बिना ये पुल खोला गया, लेकिन जिस दिन ये पुल खोला गया, उस दिन ओरेवा ग्रुप द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुल से की गई, जहां ओरेवा ग्रुप के मैनेजर ने कहा कि अभी 8 से 10 साल तक इस पुल को कुछ नहीं हो सकता। चलिए 8 से 10 साल तक अगर पुल को कुछ नहीं हो सकता, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी थी
इस बात का अनुमान लगाना कि एक समय पर पुल पर कितने लोग हो सकते हैं, दैट टेक्स अस टू द पीपल हु हैव बीन एम्प्लॉयड ऑन द ग्राउंड। जो उनका ग्राउंड वर्कफोर्स होता है ब्रिज की क्राउड मेंटेन करने के लिए, जो जी। टिकट वेंडर्स होते हैं, जो लोग होते हैं। पुलिस ने कोर्ट को ये भी बताया है कि जो लोग ग्राउंड फोर्स थे, उनकी वो लोग क्वालिफाइड नहीं थे टू हैंडल एनी काइंड ऑफ क्राउड। दे हैड नॉट बीन गिवन एनी इंस्ट्रक्शंस कि एक समय पर पुल पर कितने लोग भेजे जाएं। अब इस बात पर भी क्लैरिटी नहीं है कि ये जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, ये कब एम्प्लॉय किए गए थे। जब 7 महीनों तक पुल बंद था और 26 अक्टूबर को ही पुल खुला था, तो शायद ये ऐसे लोग हों जो 4 दिन पहले ही हायर हुए हों। तीसरी बात, कोर्ट को ये बताई गई पुलिस द्वारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वर नॉट इन प्लेस। ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर जहां वाटर बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, वहां इनफ नंबर ऑफ लाइफ बोट्स, इनफ नंबर ऑफ एम्बुलेंस एंड मेडिकल फैसिलिटीज, सब चीजें होनी चाहिए। इनफ नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डाइवर्स दैट शुड बी देयर स्टेशनड एट द प्लेस। जो डाइवर्स होते जी, हैं, जी। जिनको तैरना आता है, ऐसे लोग वहां तैनात होने चाहिए ताकि कोई भी घटना घटे, पुल से 100 लोग गिरे या एक इंसान गिरे, उसके लिए उनको बचाने के लिए वहां जो एक फोर्स होनी चाहिए, वो वहां पर मौजूद नहीं थी। अब वो मौजूद कराई जाने वाली थी या नहीं, ये बात तो कोई जान नहीं सकता क्योंकि पुल को खुले हुए 4 ही दिन हुए थे। तो ऐसे कई सवाल, कई लैप्सेस सामने वहां आते हैं। अब अगर हम अब जिम्मेदारी की एक बात करें, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाता है कि जिम्मेदारी आखिर किसकी है। अब ये अगर आप एक देखेंगे तो इसके लिए उन एसओपीज को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मोरबी प्रशासन और ओरेवा ग्रुप के बीच में क्या अग्रीमेंट हुए थे, किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट प्रशासन की उसमें होनी चाहिए थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ऐसी कोई घटना होती है किसी पब्लिक प्लेस पे, तो आप ज़िम्मेदारी तो उस प्राइवेट कंपनी पर डाल रहे हैं, लेकिन जो आपका आम आदमी है, वो आम आदमी किसका दरवाज़ा खटखटाएगा? वो आम आदमी उस ओरेवा कंपनी का या किसी भी प्राइवेट फर्म जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसका दरवाज़ा नहीं खटखटाता, वो प्रशासन से जवाब माँगेगा। प्रशासन से जवाब जब आते हैं तो एक ब्लेम गेम हर घटना में हम देखते हैं कि बन जाता है। ईश्वर, अब प्रशासन जिन जी, जी, जी। मैं प्रशासन की बात हम करें, मैं उससे पहले एक चीज़ और लाना चाह रहा था और उसके बाद अविनाश से बात करेंगे और फिर हृदय जी से भी। आपने जो बात कही कि ग्राउंड स्टाफ ट्रेन नहीं था, ये बात पहले भी आ रही थी। मुझे ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा विचित्र लगा, मैं साफ तौर पर कहूँगा, क्योंकि आपने, हम सभी ने सैकड़ों बार हम बड़े बड़े इस तरह के पुलों पर गए होंगे, कई बार जहाँ एंट्री सेवा होती है। आप उन सुरक्षा में निचले स्तर पर काम करने वाले या टिकट खिड़की पर निचले स्तर पर काम करने वालों को या तो फॉर्मल ट्रेनिंग दें। अगर उन्हें वो ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो ये आशा रखना कि वो त्योहार के समय में जब पब्लिक आ रही है रोक लेंगे लोगों को, ये बचकाना बात लगती है। तो बिल्कुल। जो नीचे की बात आपने कही, उन लोगों को गिरफ्तार किया, उन्हें ट्रेनिंग नहीं थी, वो बात सही है। दूसरा, बचाव व्यवस्था वहाँ नहीं थी। मैं आपसे एक छोटी सी बात ये जानना चाहता हूँ संक्षेप में कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन जितनी हुई है रिपोर्टिंग के लिए, क्या उसमें ये बात पता चली कि प्राइवेट ग्रुप को जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट जारी किया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ था, लेकिन इसकी शर्तें क्या थीं जैसा आपने किया, क्या इस बारे में कुछ पता चला? और क्योंकि पुल पूरी तरह से किसी प्राइवेट कंपनी को तो नहीं दिया जा सकता, वो जनता के उपयोग में आता है, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। क्या इस बारे में कुछ पता चला है आपको? नहीं, इस बारे में हमने यही स्पेसिफिक सवाल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स से पूछा था। तो उनका कहना था कि अभी वो एसओपीज जो सारे बने हैं, जो डील हुई थी ओरेवा ग्रुप और प्रशासन के बीच, वो कागज़ात अभी तक पब्लिक डोमेन में एक्सेस नहीं किए गए हैं। ब्रिज से जुड़े कई कागज़ात जो संदीप सिंह ज़ाला हैं, चीफ, मतलब जो चीफ अभी थोड़ी देर पहले तक मोरबी सिविक बॉडी के चीफ थे, उनके द्वारा रिट्रीव किए गए हैं। पुलिस ने मंगलवार को उनसे पूछताछ हुई थी, जिसके बाद अभी उनका थोड़ी देर पहले ही सस्पेंशन आया है। तो वो कागज़ात अभी एक्सेस किए गए हैं 2 दिनों पहले, लेकिन पब्लिक डोमेन में उसकी कोई जानकारी उन्होंने, या कोर्ट को ऑफिशियली उसकी जानकारी उन्होंने अभी तक नहीं दी है। ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बताई, ये ओरल ऑब्जर्वेशंस थी पुलिस की जी। कोर्ट में। तो हमने यही स्पेसिफिक सवाल उनसे पूछा था कि क्या किसकी जिम्मेदारी कितने हद तक बनती थी। उनका कहना था कि उसके लिए वो एसओपीज एक्सेस करना बहुत जरूरी है, जो एसओपीज मंगलवार को
मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ जो कागज़ात रिट्रीव किए गए हैं मोरबी म्युनिसिपल चीफ से, उनसे शायद वो उन एसओपीज़ के थ्रू जानकारी मिल पाए। तो आई थिंक अब वो डिटेल सामने आने में शायद थोड़ा समय लग जाए, जब तक पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आ जाती हैं या फिर हम खुद वो कागज़ात एक्सेस कर पाते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि ये तो लंबी बात हमने इस पे कर ली, और मैं अविनाश से भी कमेंट चाहूँगा इसमें, और वो बताएंगे कि थोड़ा सा मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कवर किया है। ये एक डिज़ास्टर हुआ, डिज़ास्टर को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि डिज़ास्टर को होने ही ना दिया जाए, राइट? लेकिन हमारे यहाँ हर कदम पर डिज़ास्टर्स आर वेटिंग टू हैपन जी, और ये इसलिए होता है, इसका सीधा संबंध जो है वो आप कितना सत्ता की धुरी से कितना दूर है, इस पे डिपेंड करता है जी। दिल्ली में दिन रात जो सस्पेंशन ब्रिज तो नहीं कहूँगा फ्लाईओवरों की नगरी बन रही है। आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आपके ऊपर इतने खतरनाक तरीके से पुल लटके होते हैं, वो कभी गिरते हुए, कभी खबर कोई आई हुई तो हुआ होगा जी, मुझे ध्यान नहीं आता, अगर आप में बाकी लोगों में से किसी को आता, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर होगा तो जो लोग मरेंगे हो सकता है वो लोग बहुत रसूख वाले लोग हों, इसलिए थोड़ा सावधानी से काम करते हैं। दूर दराज के इलाकों में, मैं ये 140 साल पुराना ब्रिज था ना, उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों में जाइए, ऐसे सस्पेंशन ब्रिज बहुत सारे हैं, हरिद्वार से शुरू हो जाते हैं और पहाड़ों तक। इसी तरह से जिस चीज़ में मैं अविनाश को लाना चाह रहा था वो ये है कि मध्य भारत में आप जाइए, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, ये राखा डैम बनाते हैं, दे ऑल्सो हर साल टूट जाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि इतने गरीब लोग वहां पर रहते हैं। अविनाश, आप मुझे बताइए कि वो स्थिति कैसी है, मतलब वहां पर ये मुद्दा है अकाउंटेबिलिटी का, और ये मुद्दा है कि जो लोग मरेंगे वो किस उनका इकोनॉमिक, मैं थोड़ा हट के बता रहा हूँ, पर ये भी आपकी बात सही है। आपका सवाल उसी से जुड़ा, अविनाश बोले, मैं यही कह रहा हूँ, मैं अगली बात आपसे यही पूछने वाला था कि जो सत्ता की परिधि है ये डिसाइड करती है, सत्ता चाहे वो आर्थिक हो, पैसे की हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, उससे आपकी दूरी या उससे आपकी निकटता डिसाइड करती है कि दुर्घटना कोई भी आपके ऊपर कितना असर डालेगी। कोविड का कितना होने की संभावना है वहां पर। कोविड का शोर भी ज्यादा इसीलिए मचा था क्योंकि जो समाज में बड़ा वर्ग है उसको भी दिक्कतें आई, नहीं तो मैं इस बात में याद दिलाइएगा, मैं जोड़ूंगा। गरीब तबका जो है वो तो ये अस्पताल की ऑक्सीजन ना मिलने की, दवाइयां ना मिलने की परेशानियां रोज झेलता है। अविनाश, मैं आपसे ये राखा डैम पे मैं चाहता हूँ, सॉरी मैं रोक रहा हूँ, कि अविनाश ने इतना करीब से देखा है इसको, और कई बार मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है, भाई मैं स्टोरी लिखना चाहता हूँ, मुझे पिक्चर्स भेजिए। अविनाश बताइए जरा दर्शकों को, सिंगरौली में, इन इलाकों में, रेणुका क्या होता है। बिल्कुल, मतलब मैं उसको पहले जो कैसे ये कनेक्टेड है गुजरात की घटना से, और पूरा जो सिस्टम कैसे काम करता है, आप देख सकते हैं जो ईश्वर बता रहे हैं कि कैसे एक तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का जो नेक्सस है स्थानीय स्तर पे और इवन सेंट्रल स्तर पे भी, लेकिन स्थानीय स्तर पे भी जिस तरह से काम करता है, और इन डिजास्टर्स में कैसे वो लोगों के साथ, लोगों के का जो जानमाल की क्षति है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। वो सेम एग्जाम्पल जो गुजरात में हुआ, वही एग्जाम्पल आपको सिंगरौली में, वही एग्जाम्पल आपको कोरबा में भी दिखेगा। हर साल सिंगरौली की ही बात करूं तो हर साल लगभग ऐसा होता है कि जो राखर डैम, जिसको फ्लाई ऐश बोलते हैं, जो पावर प्लांट से निकलता है, उसमें सारे कंपनीज हैं, मतलब उसमें प्राइवेट कंपनीज भी हैं, उसमें गवर्नमेंट की के भी पावर प्लांट्स हैं, उसके वो एक बांध बना हुआ है और वो हर साल टूटता है। अभी, और न सिर्फ सिंगरौली में, अभी पिछले साल भागलपुर में ऐसा हुआ, और 50 से 60 एकड़ जमीन जो लोगों की फसल थे वो उसमें दब गए। और सिंगरौली में तो 5-6 लोग मारे गए, या फिर बच्चों को, खास करके बच्चे, जो मतलब उसमें भी जो सबसे वल्नरेबल लोग हैं वो बच्चे, महिलाएं, और जो उस प्लांट के आसपास रहने वाले विस्थापित लोग हैं, उसी प्लांट की वजह से जो विस्थापित लोग हैं, उनकी जानमाल सबसे ज्यादा खतरे में रहती है। और इसमें कहीं कोई, मतलब अभी तो हम लोग बात भी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं है कि किसी इस तरह के फ्लाई ऐश की घटनाओं के ब्रीच होने की घटनाओं पर कभी मीडिया में कोई बात होती हो। कुछ जर्नलिस्ट हैं, हृदय जोशी जैसे, जो कभी मतलब वो कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन इन जनरल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हर रोज एजेंडा तय कर रहा है, वो इन खबरों को कभी ध्यान भी नहीं देता। और ऐसा नहीं, मतलब नियम बने हुए हैं, जैसे ये पुल के मामले में, वैसे ही उन फ्लाई ऐश डैम के मैनेजमेंट के भी नियम बने हुए हैं। एजेंसीज हैं जो ये इस बात को तय करने के लिए वहां पे बैठाई गई हैं कि वो नियम को, जो स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी के जो मानक हैं, उनका वो इम्प्लीमेंटेशन करवाएं।
वो सब कुछ सिस्टम में है, लेकिन उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे तो बिल्कुल नगण्य है। और इवन जब इस तरह का डिजास्टर होता है उसके बाद हम लोगों ने कई सारे ऐसे स्टोरीज ग्राउंड से इकट्ठा किए और फर्स्ट हैंड ऐसे लोगों से मिले और हम लोगों ने बात किया है कि कैसे जब ये नुकसान हो जाता है उसके बाद भी जो एडिक्वेट मदद पहुंचाई जानी चाहिए समय पे, वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाई जाती है। ना लोगों को उनके जानमाल की क्षति का कोई मुआवजा दिया जाता है, ना उनके फसल का मुआवजा दिया जाता है। कई बार तो दर्ज भी नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं किया जाता। जी, सिंगरौली वाली घटना में भी जो पिछले साल हुआ उसमें जो मौत हुई उसको आज भी गांव वाले बताते हैं कि 5 से 6 हुए, गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ 2 हुए, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है। मैं इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाह रहा था जो ईश्वर ने मेंशन किया था, जिक्र किया था कि कई लोग मीडिया के कई धड़ों के या कमेंट्री करने वाले कई लोग इस तर्क को थोड़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई जितनी उस ब्रिज की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग चले गए और वो हिला रहे थे। लोग ये भूल जाते हैं कि जो कैपेसिटी डिसाइड होती है, जो क्षमता डिसाइड होती है, वो इस हिसाब से डिसाइड की जाती है इन पुलों की, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि वो अपने वजन से कई गुना ज़्यादा बोझ भी संभाल पाए अगर उस पर आ जाए तो। ऐसा नहीं है कि अगर हम आर्बिट्ररी नंबर लें, मान लीजिए 100 किलो की किसी चीज़ की कैपेसिटी है तो वो 110 होते ही टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। इनको फेल सेफ्स के साथ बनाया जाता है। तो जो ईश्वर कह रहे थे कि वहाँ पर बचाव के अलावा ये सब चीज़ें भी नहीं थी, वो इसलिए नहीं थी क्योंकि उन पर लगातार ध्यान नहीं दिया गया। और मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है हृदेश, ये जो हमारे प्रशासन की ओवरऑल, अविनाश ने भी उसका जिक्र किया, मैं चाहूँगा आप बोलें, उसके बाद अविनाश अगर उस पर कुछ बोलना चाहे वो भी। लगातार दुर्घटनाएं होने के बाद पोस्ट फैक्टो हमारे यहाँ सब कुछ होता है और डिनायल, लगभग डिनायल, जिम्मेदारी को छोड़ देने की बात आ जाती है। जैसे यहाँ पर भी अधिकारी कह रहे हैं जी भगवान की इच्छा थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो हमारे प्रशासन का एपैथेटिक, इसका कोई आपको, इसके एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास, लेकिन इससे बचने का तरीका क्या है? हम इसे बहुत बार बता सकते हैं लेकिन समझ नहीं आता। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। उत्तराखंड में ये कौन सी डिजास्टर है जो बात आपने की, मैं चलिए उसमें मान लेता हूँ कि जो उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ है, जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा का बनाया जाता है। और अगर हम लिख रहे हैं कि एक लिफ्ट में 5 लोग जा सकते हैं तो 7-8 लोग भी जाएं तो लिफ्ट ना टूटे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए कौन सी घटना ऐसी हुई, केदारनाथ डिजास्टर जो सबसे बड़ा डिजास्टर है इंडिया की हिस्ट्री में, जिसमें 10,000 लोग, तो 6,000 तो सरकार ने माने हैं जी, और 10,000 तो आप मोटे तौर पे माना जाता है, और उससे भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहां भी यही था कि भैया जितने लोग उस समय भेजे जाने चाहिए थे उससे ज्यादा लोग चले गए। तो क्यों चले गए? किसकी जिम्मेदारी थी? प्रशासन की जिम्मेदारी थी रेगुलेट करना। उसके बाद सब चीज प्रोपोगेंडा पे चल रहा है। मंत्री जी ने चारधाम यात्रा मार्ग की फोटोग्राफ्स ट्वीट की जी, और कहा कि ये बिल्कुल फैंसी, मतलब चारधाम यात्रा मार्ग था या उससे जुड़े हुए यात्रा मार्ग है, वो लगातार करते रहती है सरकार को पूरा अधिकार भी है अगर वो काम कर रही है। तो मैंने उसमें लिखा था कि मंत्री जी, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सड़क जो है बरसात में चारधाम यात्रा मार्ग का हिस्से की जो खड़ी रही हो, वो हमेशा गिर जाती है। क्यों? क्योंकि जब बना रहे हैं, जिसका जिक्र अविनाश कर रहे थे, जब आप बना रहे हैं तब आप सारे मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप कोई मग डंपिंग यार्ड नहीं बना रहे हैं, आप कट एंड फिल, जो हाफ कट हाफ फिल जो जियोलॉजिस्ट बताते हैं, वो तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि आधा पहाड़ काटें और उस आधे पहाड़ की मिट्टी से बाकी आधी सड़क बनाएं। वो सब नहीं कर रहे हैं। नीचे लोगों के बच्चों की मौत हुई है उत्तराखंड में क्योंकि आपने मलबा बुलडोजर से नीचे डाल दिया। हाँ, राइट। कई छोटी छोटी नदियां उफन जाती हैं क्योंकि उनका रास्ता ब्लॉक होता है। फिर वही बड़ी नदियां भी उफनती हैं। मंदाकिनी में जो आई थी बाढ़ 2013 में, वही बात थी। उसके बाद हमने बाकी चमोली के हिस्सों में भी देखा, अभी वो श्रीनगर वाला भी हुआ था। तो मुझ पे ये आरोप लगाया जा सकता है कि मैं बायस हूं, मैं उत्तराखंड के उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ये हर जगह हो रहा है। वेस्टर्न घाट्स में पिछली बार यही हुआ। तो ये जो तरीके मानक सरकार बनाती है और उसके बाद खुद अगर सरकार के बड़े मंत्री कहते हैं कि फजूल के नियम हैं जिनको बदले जाने की जरूरत है, जिनको खत्म किए जाने की जरूरत है, तो फिर क्या आश्चर्य है कि ऐसे हादसे आपदाएं होंगी। देखिए, आपने जो बात कही, मैंने वो सवाल इसलिए पूछा था। और अविनाश, मैं आपसे चाहता हूं इस पर टिप्पणी, फिर हम ईश्वर के पास चलेंगे। वो ये हादसे होते इसलिए हैं क्योंकि ये सिस्टम, जैसे आपने पहाड़ का एग्जाम्पल दिया, ईश्वर ने पुल के बारे में बताया, ये जितने भी सिस्टम है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, स्ट्रेस्ड हैं। तो वो ज़रा सा बोझ पड़ते ही टूट जाते हैं। ये व्यवस्था की दिक्कत है। अगर कोई चीज़ ठीक से व्यवस्थित है तो वो झेल जाती है, चाहे वो व्यक्ति हो या सिस्टम। हाँ, और वार्निंग सिस्टम होते हैं आपके। वार्निंग सिस्टम तो घटना के लिए, मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम जैसे काम करता है, अगर वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है,
उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तो वो बिल्कुल टूटने की कगार पे पहुंच गया है, वो ज़रा सा बोझ पड़ते ही टूट जाएगा। अविनाश, आप ग्रीन पीस के साथ जुड़े हुए हैं और आप लगातार इन चीज़ों को देखते रहते होंगे, और मैं ये अंदाज़ा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ से थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होते होंगे कि इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। ये जो सिस्टम को स्ट्रेस करने की टेंडेंसी है हमारे यहाँ कि वो टूटे तभी उसके बाद कोई बात करे, टूटने तक उसे चलाते रहो, उसका ध्यान मत रखो, ये इसका निवारण कुछ है? देखिए, हम इस बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन बात का क्या है? इसका कहीं आपने इसका या तो कोई बदलने का एग्जाम्पल देखा कि कहीं ऐसा ना हुआ हो, और उसको कैसे किया जा सकता है? एक ये तो बहुत लार्जर, आप देखें लार्जर पिक्चर, तो ये सारे जो घटनाएं हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम आज भी हमारा जो सिस्टम है वो लोगों को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है जी, वो प्रॉफिट मेकिंग को प्रायोरिटाइज कर रहा है। और उस पर हम जोड़ सकते, हमारे यहाँ लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है और चंद जो लोग हैं उनके प्रॉफिट इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं सिस्टम के लिए। और वही आप मतलब अगर आप एयर पोल्यूशन की अभी बात हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में या लाखों मतलब साइंटिफिक रिपोर्ट्स हर साल आ रही हैं कि लाखों लोगों की मौत एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है, लेकिन हमारा सिस्टम उसको कैसे डील कर रहा है? हमारा सिस्टम जो है वो कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ लिंक, बहुत बार इवन लोकसभा में ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि एयर पोल्यूशन का कोई लोगों के मौत से कोई लिंक ही नहीं है। तो ऐसे आप सिस्टम जो है वो ऐसे बिहेव कर रही है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बेसिक सवाल है कि जब तक आप प्रॉफिट मेकिंग को प्रायोरिटाइज करते रहेंगे इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और फिर हम आगे मतलब वही कि जान की कोई लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है, लोग मरते रहेंगे, फिर नई घटनाएं होंगी। आप देखिए हर साल हमारे यहाँ हर एटलीस्ट इंटरवल में हर साल आजकल साइक्लोन की संख्या बढ़ी है, ठीक है। पिछले साल ये साइक्लोन एम्फन आया, उसके बाद फिर एक साइक्लोन यस आया, और हर साल मतलब इस तरह की घटनाएं रेगुलर हो गई हैं। हर साल उसमें लोग मर रहे हैं। पूरा जो हमारा कोस्टल लाइन है वो बुरी तरीके से इम्पैक्टेड है इस तरह के घटनाओं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। लेकिन उसके पीछे उससे निवारण के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो आप देखेंगे ग्राउंड पे कि कहीं कुछ भी नहीं है, लोगों की जान जा रही है, लोगों का तो लाइवलीहुड। इसका उदाहरण जो अविनाश कहते हैं बताना चाहता हूँ ईश्वर के पास जाने से पहले। इसका जो ब्लैक एंड व्हाइट में जो इसका हल है वो है एक मजबूत जवाबदेही कानून जिसकी बात चल रही है, लॉ ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पूरी रिपोर्टिंग भी जो होती है वो विक्टिम ओरिएंटेड होती है। विक्टिम को दिखा दो, विक्टिम के घर चले जाओ, विक्टिम बड़ा परेशान है, नाम लेके। बहुत कम पत्रकार और बहुत कम संस्थान हैं और नेचुरली उनके पास वजहें हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। वो कभी भी कल्प्रिट का नाम लेके नहीं बताता कि ये क्यों हो रहा है, ये किसने किया, किसकी वजह से हुआ। तो जो शिकायत निवारण कानून जिसकी बात चली थी, जो कि एक्सटेंशन था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, कि उसके साथ हमें केवल एक एक्ट नहीं चाहिए, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमें पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार है। उसके बाद हम शिकायत निवारण कानून की बात करेंगे, उसके बाद जवाबदेही तय करेंगे, उसके बाद सज़ा होगी, तो डेटरेंट एक तय होगा। जो अगर एटीएम के बाहर गार्ड बैठा रहता है, और आजकल तो वो ज़्यादा स्मार्टफोन देखते रहते हैं, अगर स्मार्टफोन के आने से पहले, तो गार्ड के बैठे रहने का क्या है? गार्ड कोई आपसे झगड़ा थोड़ी करेगा। गार्ड के रहने से एक डेटरेंट रहता है कि आदमी गड़बड़ नहीं करेगा। एक रहता है कोई मुझे देख रहा है, वो डेटरेंट गायब है। जब वो डेटरेंट नहीं होगा, वो जवाबदेही शिकायत निवारण कानून इफेक्टिव नहीं। आज तो हम आरटीआई को ही कमजोर कर रहे हैं। तो ये मुद्दा है जी, जो आपने हल पूछा, निवारण। आपने जो बात उठाई वो मेरी अगले ईश्वर से जो मैं पूछने वाला था उससे जुड़ी है। ईश्वर, अरे नहीं, कैसी बात कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। ईश्वर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हृदयेश ने जो बात कही वो उससे जुड़ी है, जो प्रधानमंत्री के वहाँ पहुँचने के बाद जो हरकतें हुई खासतौर से अस्पताल में, उससे लोगों को दुर्घटनाओं से ज़्यादा साफ सफाई और अस्पताल की सफाई, लोग कैसे दिख रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, उसका डर है। तो दो पार्ट सवाल है ये। पहला तो ये कि इसके पीछे किसी को फिर ब्लेम किया गया क्या, जो प्रशासन ने जिस तरह से बिहेव किया जब प्रधानमंत्री के आने की बात हुई। दूसरा, इसको लेकर वहाँ लोकल रिएक्शन क्या है, क्या आपको पता है? वहाँ पे जो पीड़ित हैं या पीड़ित के परिवार वाले, जानने वाले, उन लोगों ने इसके लिए कैसा रिएक्ट किया जब उन्हें हटाकर, जैसे कि मैंने एक देखा था टीवी पर रिपोर्ट आ रही थी, मुझे याद नहीं किस चैनल की थी, कि मरीजों को गद्दे दे दिए गए और उनके तीमारदारों से कहा गया कि देखिए नए गद्दे हैं, ये बिछा लीजिए। तो उन लोगों को खुद गद्दे बिछाने पड़े। इस तरह की चीज़ें हमारा प्रशासन
करता है ये हम सबको पता है, लेकिन इसके लिए भी कोई ब्लेम किया जा रहा है वहाँ, या केवल इसे जाने दिया गया कि प्रधानमंत्री आ रहे थे तो सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो मरीज हो या मृतक? इस मुद्दे को कुछ हद तक तो जाने ही दिया गया था लोगों द्वारा भी, क्योंकि ये ट्रेजेडी इतनी बड़ी थी, मतलब लोग अपनी पीड़ाओं में इतने उलझे हुए थे कि ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ही छोटी-सी चीज़ बन गई। क्योंकि आप किसी भी इंसान से आप शहर में बात करें, तो ऐसा कोई भी नहीं था जिसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। जी। तो ये बात लोगों की नज़रों में काफ़ी साइडलाइन हो गई, ये मीडिया में तो उछल गई। लेकिन अगर आप इस बात को लेकर एक लोकल सेंटिमेंट देखें, बिल्कुल सबकी नज़रें उस बात पर गईं कि देखो, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो अब अस्पताल का हुलिया सुधारा जा रहा है, अब गद्दे बदले जा रहे हैं। तो ये बातें हुई, एक दिन ये बातें चली, लेकिन फिर उस बात से ध्यान हट गया, क्योंकि सभी के मन में कोई ऐसी ना ऐसी बाकी इतनी ज़्यादा हाई लेवल की जी। पीड़ाएँ हैं कि लोकल्स ने तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया मीडिया में, एंड राइटफुली जिस तरह से बात उछलनी चाहिए थी उस तरह से उछली भी। जिन मीडिया चैनल्स को उछालनी थी उन्होंने उछाली भी, जिन्होंने नहीं उछालनी थी उन्होंने नहीं भी उछाली। लेकिन अस्पताल में जैसे अविनाश ने कहा, ये उसी बात का एक एक्सटेंशन है कि कोई भी चीज़ जब होती है, उसमें लोगों की पहले नहीं सोची जाती है। मतलब अगर एक इंसान को आप एक बिस्तर से हटा के बेड गद्दा चेंज कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री अगले दिन आ रहे हैं, क्या उस लेवल के गद्दे उस हॉस्पिटल में पहले ही नहीं लग सकते थे क्या? इसकी जवाबदेही किसकी है? फिर से कोई नहीं, किसी ने नहीं सोचा कि एक महिला हैं जिनके सर पर गहरी चोट आई है, उनको अपने बिस्तर से हटना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि नया गद्दा लग रहा है। वो नया गद्दा भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी कल अस्पताल आएँगे, वरना तो वो गद्दा भी नहीं लगता। आप अगर देखेंगे एक और जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, उस पुल के दोनों तरफ जहाँ से एक्सटेंशन केबल्स शुरू होते हैं, वहाँ ओरेवा के बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं। जी। जिस तरफ प्रधानमंत्री छुपा जी दिया गया। जाकर जहाँ प्रधानमंत्री जिस साइड पर जाने वाले थे, वहाँ का ओरेवा बोर्ड ढक दिया गया था उनके आने के 1 दिन पहले। हमारे पास तस्वीरें भी हैं 1 दिन पहले जब हमने पूरे वीडियोज़ लिए हैं पैन करके कि ओरेवा का बोर्ड दोनों तरफ दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी के आने से पहले एक ओरेवा का बोर्ड छुपा दिया जाता है। तो अविनाश की ये बात से एक्सटेंड करना चाहूँगा कि लोगों की पहले नहीं सोची जाती है, और ये बहुत ही अ, अनफॉर्च्यूनेट बात है इंसानियत के लिए, प्रशासन के लिए। लेकिन लोकल मूड की अगर आप बात करें कि अस्पताल में उस दिन जो भी हुआ, लोगों की ज़िंदगियों में इतनी बड़ी आफ़त आन पड़ी है, कुछ ही घंटों के अंदर परिवारों के परिवार मर चुके हैं। उनके लिए उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी छोटी बात हो गई। एक मैं आखिर बात 30 सेकंड में कहूंगा ताकि हम अगले मुद्दे पे जा सकें। ये बात नई नहीं है कि मीडिया के आते वक्त किसी भी प्रमुख जो राष्ट्राध्यक्ष है या उसके लिए जगहों को चमकाया जाए, और ऐसे वक्त पे चमकाया जाए जब लोग पीड़ित हैं। मैं 2012 की घटना का उदाहरण दूंगा। जब मैं कोकराझार में हुए दंगों को कवर कर रहा था, तो उस वक्त एक जगह वहां पर चिरांग है असम में, वहां पर बहुत सारे कैंप थे जहां बहुत बुरी हालत में लोग थे, उनके पीने के लिए साफ पानी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में लोग दे वर लैंग्विशिंग देयर। तो 2 कैंप्स को चमकाया गया जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह आने वाले थे, ठीक है। तो मैं वहां पर था, तो हमने ये कहा कि, और सारे पत्रकारों ने, अब आजकल तो कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया ना, सारे पत्रकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ये सवाल हम जरूर पूछेंगे कि, और मैंने, क्योंकि जब वो बोल रहे थे तो वो टेलीविजन पर लाइव जा रहा था, और मैंने चिल्ला के पूछा कि प्राइम मिनिस्टर, डू यू नो दैट दिस ये जो कैंप है आपके लिए चमकाया गया है, और आप अगर थोड़ी दूरी पर जाके देखेंगे तो लोग मर रहे हैं। और बाकी पत्रकारों ने भी उसके पीछा किया और उन लोगों को पकड़ा जो लोग वहां पर थे, और दिखाया कि ये कौन सी जगह है, ये वो। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि कुछ लोगों को मैंने देखा, अब टेलीविजन देखना बहुत कम हो गया, कि वो जो ट्विटर के माध्यम क्लिप आती हैं, जब लोग कह रहे हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, वो रैप आउट करते हैं उस स्टोरी का कि नहीं, ये प्रधानमंत्री आए थे, इनसे मिले, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब। तो ये चीज़ें जो है ना, वो दिखाती हैं कि प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट विद द एग्जीक्यूटिव, प्रॉब्लम इज विद द अदर पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। जी, तो मैं ये सवाल क्यों पूछा मैं आपको बताता हूँ। हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, हमने मोरबी ब्रिज पे बात की, और ये मामला अभी चल भी रहा है, सिस्टम की एपैथी, क्योंकि हमारा अगला विषय भी इसी चीज़ से जुड़ा है। वायु प्रदूषण लगभग पूरे उत्तर भारत में आमतौर पर सर्दियों के दिनों में दिल्ली का बहुत नाम गूंजता है क्योंकि राजधानी भी है,
लेकिन ये समस्या भारत के लगभग सभी शहरों की है और ख़ास तौर से मध्य और उत्तर भारत की। इस समय दिल्ली की आबो हवा, और मैं आपको बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगा, मैं बहुत गुस्से में भी हूँ इस वजह से, सांस लेना दूभर हो जाता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, उनके लिए ज़िंदगी मिनट दर मिनट दूभर हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत है, आपको खाने में दिक्कत है, आपको सोने में दिक्कत है, आप आ जा नहीं सकते। इसके अलावा जो आंकड़े हैं, जैसे अभी उन्होंने बताया कि संसद में कई लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, तो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। 2019 के 2.3 मिलियन यानी 23 लाख लोग, ऐसा बताता है आई थिंक WHO का था ये आंकड़ा। नहीं, कई रिपोर्ट्स आ गई हैं, हम बताएंगे उसके बारे में। हाँ। वायु प्रदूषण से इफेक्ट होके मरते हैं, प्रदूषण उनकी मौत में कंट्रीब्यूटर होता है। 1.6 मिलियन चिल्ड्रन, 16 लाख बच्चे ब्रोंकियल स्पैज़म्स या अलग तरह की, जैसे COPD पहले बहुत रेयर हुआ करती थी, वो सिगरेट पीने वालों की बीमारी थी। हाँ, लेकिन अब वो सबके अंदर हो गई है। इनफैक्ट अगर आप आज दिल्ली शहर या NCR में एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो 25 साल धूम्रपान से ज़्यादा नुकसान ले चुका होता है अगर उसके घर में कोई धूम्रपान नहीं भी करता। मैंने ये सारी बातें इसलिए कहीं क्योंकि ये एक फैशन जैसा बन गया है, मीडिया चैनलों पर भी, प्रशासन में भी, और जो बात करते हैं उनमें भी। बहुत ही कम लोग हैं जो इसको सिंसियरली कहते हैं, लेकिन आम तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया में आप प्रदूषण से जुड़े बात नहीं देखेंगे। राजनीति में भी इसकी बात नहीं होती। हृदयेश लगातार उसकी बात करते हैं, मैं भी यहाँ पर इस फोरम पर करता रहता हूँ, और मुझे विश्वास है अविनाश भी खास तौर से बहुत झगड़ा करते हैं ट्विटर पे, लगातार इस चीज का पीछा करते रहते होंगे, एक फ्रस्ट्रेट करने वाली। तो मैं आपको एक बात बताऊं। जी, एक मिनट है क्या, और मैं इसे ऐसे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रदूषण के बारे में हम आंकड़े देते रह सकते हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्टेंट नहीं निकलता। पराली जलाने की बात होती है तो उसमें राजनीति आ जाती है, यहाँ भी राजनीति फिर आ गई। और देश में आप ही से शुरू करना चाहूँगा, दो बातें। एक तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो इससे अफेक्ट हो रही है, इसका किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे लिए ये बात अचंभित करने वाली है, आप अगर समझा पाएँ। दूसरी ये कि ये मुद्दा राजनीति का क्यों नहीं बनता किसी भी स्तर पे, जब हर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी कम हो रही है। आज की डेट में अगर आप दिल्ली NCR के निवासी हैं, उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कई शहर, हालांकि मध्य प्रदेश में प्रदूषण कम है, लेकिन इन सब शहरों में आपकी आयु 10 साल घट चुकी है ऑलरेडी। नहीं, तो इसमें वजह क्या है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा। दिल्ली इसलिए ज़्यादा पोल्यूटेड है क्योंकि एक तो ये जियोग्राफिकली लैंडलॉक्ड है। हाँ। मुंबई में हवा चलती है, तटीय इलाकों में हवा चलती है। यहाँ पर बरसात भी जो है, जिस वक्त जाड़ों के वक्त प्रदूषण बढ़ता है जब अमूमन बरसात इतनी नहीं होती, तो जो हमेशा ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वो पोल्यूशन जो है बढ़ जाता है। लेकिन जो बात अविनाश कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि मंत्रियों ने संसद के भीतर इस बात को कई बार कहा है और संसद के बाहर भी कहा है कि ऐसा कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि हम ये कह सकें कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है कि जब लैंसेट और सोगा, स्टेट ऑफ ग्लोबल अफेयर, दोनों की रिपोर्ट्स काफ़ी क्रेडिबल रिपोर्ट्स मानी जाती हैं, उन्होंने जब ये कहा था, जो आप आंकड़ा दे रहे थे वो लैंसेट का था। हाँ, लैंसेट और सोगा, स्टेट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स, दोनों की रिपोर्ट्स कही आती हैं। और दूसरी भी, जब उन्होंने ये कहा, मैं ईयर भूल रहा हूँ, पिछले कोई 2-3 साल पहले की बात है, मैंने खुद उस पर रिपोर्ट लिखी थी, 2018 की शायद बात है, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, माफ़ कीजिए, चाइना और इंडिया में मिलकर कुल 25 लाख लोग मर रहे हैं और हिंदुस्तान में 10 से 12 लाख लोग से ज़्यादा लोग मर रहे हैं एयर पोल्यूशन से। तो सरकार ने इस बात को इस बात को मटिया करना चाहा कि इसको खत्म करना। हाँ, लेकिन उसके बाद सरकार की अपनी बनाई हुई ICMR ने कहा कि नहीं, इतने लोग नहीं मर रहे, इससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। यू नो, दिस इज द फैक्ट। सरकार की अपनी जो रिपोर्ट है ICMR की, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, उसके बाद सरकार ने उसको बिल्कुल ही डिसोन कर दिया। तो यानी हम सच्चाई को देखना नहीं चाहते। अभी आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए जो पल्मोनरी में काम करता है, वो आपको बताएगा कि इस वक्त ICU में लोग लैंड करते हैं। वजह क्या है? ICU में सीधे आ रहे हैं लोग, डॉक्टर जगह नहीं है ICU में। वजह है छोटे छोटे बच्चे, मेरे अपना उदाहरण परिवार का है कि उनको नेबुलाइजर दिया जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण है और बच्चों को रोक नहीं सकते आप, वो बाहर जाके खेलते हैं। दूसरी आखिरी बात कह के मैं ख़त्म करूँगा, वो ये कि ये रिपोर्ट्स अगर आप जरा सी भी गूगल करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि प्रदूषण अब आपके फेफड़ों तक सीमित नहीं रहा। एक पार्टिकल जो पोल्यूटेंट क्या है ये डिपेंड करना है। पोल्यूटेंट क्या PM10 है केवल, या PM2.5 है, या PM1 है, SO2 है, NO2 है, या उसमें ओजोन है, क्या है? तो गार्डियन ने बल्कि इस पे एक अच्छी खासी रिसर्च छापी थी, इसमें कहा था कि देयर इज नो पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज अनअफेक्टेड बाय पोल्यूशन।
तो जो बच्चों के फीटस है उसमें जो माता की जो कोख में फीटस है उसमें असर पड़ रहा है, ब्लड स्ट्रीम्स में जा रहा है, ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं, किडनी फेलियर हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं। ये है प्रदूषण। देखिए, मैंने आपसे पहले बात इसीलिए करवाई, देश है क्या, लोग समझते हैं वायु प्रदूषण या किसी तरह का प्रदूषण अरे फेफड़ों पर जाएगा, हम मास्क लगा लेंगे। लोग ये नहीं समझते कि जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, और हो सकता है मैं टेक्निकल हो जाऊं, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है बताना बड़ा ज़रूरी है। आपका ब्रेन और आपका शरीर ऑक्सीजन के थ्रू ही सब एब्जॉर्ब करता है। अगर आप जो भी तत्व आप सांस के थ्रू लेंगे वो लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाते हैं, वो आपके लिवर में जाते हैं, वो आपकी हार्ट को अफेक्ट करते हैं। कार्डियोलॉजी के केस जो खासतौर से लाइक हार्ट अटैक जिसे बोल देते हैं आम भाषा में MI, माइटोकॉन्ड्रियल इन्फार्क्शन, उसके केस भी इतने बढ़ गए हैं इसलिए क्योंकि हमारे सिस्टम स्ट्रेस्ड हैं शरीर के। जैसे आपने कहा सल्फर डाइऑक्साइड, और ख़ासतौर से दिवाली के बाद, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। तो ये सब होता रहता है और लोग समझते हैं कि नहीं कि हम मास्क लगाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो अविनाश, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस बारे में, देखिए हम बात करते रहते हैं और ये बात हम करते भी रहेंगे, लेकिन क्या सिस्टम इसके लिए कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या आपको कोई जानकारी है? क्योंकि मेरी जानकारी में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सिस्टम इसके लिए जागरूक है। कि जो आपने देखा है वो बताएं अविनाश जी। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि एयर पोल्यूशन की जब भी बात होती है तो एक तो हम लोग बहुत सालों से ये कहते चले आ रहे हैं कि दिल्ली ही सिर्फ पॉल्यूटेड नहीं है। हाँ, जी, बिल्कुल। मुंबई जो है उसका 189 AQI है। तो मतलब आप पटना का देख लें वो भी आपको 200 के आसपास है, लखनऊ का देख लें वो भी आपको उतना ही पॉल्यूटेड नजर आएगा। तो एक और दूसरी तरफ ना सिर्फ ये नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम है, पिछले साल ही हमने एक रिपोर्ट किया था और उसमें लगभग जो साउथ इंडियन सिटीज हैं 10, उनमें लगभग सारे सिटीज कोच्चि को छोड़ के WHO जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उससे कई गुना ज्यादा, कई बार दुगुना और कई बार 1.5 गुना, इस तरह से वो लोग ये शहर जो है वो वायु प्रदूषण में रह रहे हैं। तो इसका मतलब है, और हर साल हम लोग रिपोर्ट करते हैं एपोक्लिप्स के नाम से, उसमें हम देखते हैं कि लगभग 80% जो इंडियन सिटीज हैं वो हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते हैं जी। दूसरी बात, मैं तो ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन WHO पिछले साल जो ये है उसको मॉडिफाई किया, उसके स्टैंडर्ड्स को उसने मॉडिफाई किया और उसने कहा कि कोई भी लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन सेफ नहीं है। तो इवन जो उसका स्टैंडर्ड है जो PM 2.5 का 5 और 15 और एनुअल मीन है जी। वो 5 भी उसको बोलता है कि बहुत ज्यादा हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, और आप 400 देख रहे हैं, आप 300 देख रहे हैं, तो वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। 5 उनका एनुअल है, 15 उनका डेली है। 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग जब भी ये आंकड़े, मतलब सैकड़ों आंकड़े हैं कि किस तरह से कहीं पे 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स कोई आंकड़ा बताता है, कोई कहता है 20 मिलियन, मतलब हम लोगों ने भी रिपोर्ट किया उसमें है कि मतलब 3,50,000 जो बच्चे हैं अभी हमारे यहाँ, वो हर साल अस्थमा के शिकार होते हैं सिर्फ NO2 की वजह से। लेकिन जब हम ये सब आंकड़े बात करते हैं तो ऐसा एक कम्युनिकेशन जाता है कि लोग इन आंकड़ों को देखते हैं, वो ये नहीं सोचते कि जब हम 10 लाख लोग बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि 10 लाख जिंदा लोग थे जो और ज्यादा जी सकते थे लेकिन वो नहीं जी पा रहे हैं। हम जब ये कहते हैं कि 3 लाख या 12 लाख बच्चे आज इंडिया में अस्थमा के शिकार हैं, दैट मीन्स वो 12 लाख बच्चे हर रोज सांस लेने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो जो एक ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन स्टोरी है, वो काफी मिसिंग है। मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन जो एयर पोल्यूशन का जो कम्युनिकेशन है, रिपोर्टिंग है, उसमें भी दिक्कत है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि एक तो हेल्थ का जो फिजिकल इम्पैक्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि PM 2.5 जो है वो आपके एक आदमी के इंसान के बाल का 30वां सबसे 30वां वो है, 30 गुना उससे कम है। तो आप बता नहीं सकते कि कहाँ आपके बॉडी में वो इंटर कर सकता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा रिसर्च आ गया है जो ये भी बताता है कि किस तरह से मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है जी। इवन ऑफ कोर्स एक केस स्टडी है जिसमें ये देखा गया कि जो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूटेंट एरिया था वहां पे लोगों का मेंटल हेल्थ खराब हुआ और उसकी वजह से बहुत सारे क्राइम के रेट भी बढ़े। तो बहुत तरह का इस तरह का इंटरेस्टिंग डेटा और इस तरह के केस स्टडी सामने आ रहे हैं। देखिए रिदेश कह रहे हैं कि मैं गुस्सा हो ही रहा था। देखिए बात वो नहीं है, आपकी एफिशिएंसी कम होती है, जो आप ठीक कह रहे हैं अविनाश, आपकी एफिशिएंसी कम होती है। आप
जब तरह तरह के केमिकल आपके शरीर में एब्जॉर्ब होंगे तो वो केमिकल रिएक्शंस रिजल्ट भी देते हैं। मैं 1 मिनट ईश्वर को भी लेना चाह रहा था। ईश्वर, जो राजनीतिक दल या सरकारें इस बारे में कदम उठा रही है, जैसे दिल्ली का हमारे सामने एक बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे, लेकिन हास्यास्पद मतलब खुशी में नहीं, एक व्यंग की तरह, कि स्मॉग टावर लगा दिए गए। ये बहुत ही अजीब सा कदम था। और पिछले साल तक सरकार, जब पंजाब सरकार को ब्लेम कर रही थी दिल्ली सरकार, अब वो उससे पल्ला झाड़ के केंद्र सरकार को ब्लेम कर रही है। तो ये जो राजनीतिक ब्लेम गेम है, इसी में लोगों की जान जा रही है। इसका कोई बदलाव आपको दिखता है कहीं राजनीतिक में? कहीं भाषा का बदलाव हो रहा है? कहीं कोई ऐसा कदम किसी सरकार ने उठाया जिसको हम ये कह सकें कि नहीं ये ठीक है? मुझे तो बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं दिखता है। देखिए, राजनीति की जब हम बात करते हैं, जब हम पोल्यूशन के बारे में जब मैं हर साल पढ़ता हूँ, देखिए मैं मुंबई शहर से हूँ बेसिकली, जी, जहाँ इस लेवल की पोल्यूशन नहीं हुआ करती थी। जब मैं 2016 में दिल्ली शिफ्ट हुआ, और जिस तरह का एक भारीपन मुझे हवा में महसूस हुआ, मुझे अभी भी याद है 2016 में मैं मई के महीने में दिल्ली में शिफ्ट हुआ था, और मेरी पहली ट्रिप थी बॉम्बे, अक्टूबर के अराउंड जब गणेश चतुर्थी थी। तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, सब कह रहे थे पोल्यूशन है, लेकिन उसकी असली जो मुझे फर्क महसूस हुआ, जैसे ही मैं मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बाहर निकला, और एक हवा में जो हल्कापन था, मुंबई में ऑफ कोर्स उतनी ही पोल्यूशन की प्रॉब्लम उतनी ही है, लेकिन हवा का एक जो हल्कापन था वो मुझे महसूस हुआ। उस वक्त मैंने पहली बार महसूस किया कि सांस लेना हम कितना कैजुअली लेते हैं इस बात को। फिर जैसे-जैसे मैं साल दर साल इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार को देख रहा हूँ, इस सारी राजनीति को देख रहा हूँ। जब 3 अलग सरकारों की 3 अलग पार्टियों की सरकार थी, पंजाब में अमरिंदर सिंह थे, यहाँ हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं। मेरा प्रश्न ये उठता है कि कुछ पार्टियाँ कुछ मुद्दों को साल दर साल चला सकती हैं। ये एक राजनीतिक पार्टी की कैपेसिटी होती है कि किस मुद्दे को चलाया जाए। जैसे आप आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो एक शिक्षा या अस्पताल का मुद्दा, इस मुद्दे पर उनकी राजनीति सालों से अब 10 साल करीब हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के ये मुद्दे बरकरार रहे हैं। पंजाब के आप कांग्रेस को देखें या किसी और पार्टी, जिन्होंने भी अकाली दल को देखें, जिन्होंने भी कुछ मुद्दे कायम रखना चाहे हैं, वो मुद्दे कायम उन्होंने रखे हैं। मेरा सवाल ये उठता है कि जब आपकी प्रजा के छोटे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होना शुरू होती है, आपका पोल्यूशन का मुद्दा उसी वक्त के लिए डिस्कस क्यों होता है? क्या पूरा साल आप एक पोल्यूशन का मुद्दा नहीं चला सकते? अब आप एक स्मॉग टावर लगा रहे हैं, ऑप्टिक्स के लिए वो स्मॉग टावर बहुत बड़ा दिखता है, पर किस हद तक की एक रिसर्च उसमें की गई कि ये स्मॉग टावर कितना इफेक्टिव है या नहीं है? जब एक स्टबल बर्निंग की आप बात करते हैं, तो सरकारों के लिए किसी और प्रदेश में बैठकर कहना बहुत आसान है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को कहें स्टबल बर्निंग के खिलाफ लॉज लेकर आए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। पर क्या आपने उन किसानों से पूछा, उनको इनफ आपने इक्विप किया इस बात के लिए, उनको इनफ एजुकेट किया कि वो स्टबल बर्निंग के अलावा क्या रास्ते अपना सकते हैं? अगर वो रास्ते अपना सकते हैं, तो क्या वो रास्ते उन किसानों के लिए इकोनॉमिकली फीजिबल हैं? ये कई सारे सवाल खड़े होते हैं, और ये राजनीति चलती ही रहती है। आज सवेरे हम बात कर रहे थे सारे कि ये स्टोरी करते हैं, किसने मुद्दा उठाया? यार, ये तो हम पिछले साल भी कर चुके हैं। नहीं, मैं आपको इसमें एक बात इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ ईश्वर की बात में जोड़ते हुए, कि पहली चीज ये कि स्मॉग टावर हो या घरों में जो लगते हैं, जो एयर प्यूरिफायर, ये धोखा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एम्पलीफाई करें, जब इसको पब्लिश करें इस प्रोग्राम को। ये धोखा है। आपको ये बात को सरकार से मांग करनी पड़ेगी कि पॉल्यूशन को सोर्स पे रोका जाए। ये ड्रामेबाजी है टोटली। इसका बिल्कुल भी विरोध होना चाहिए। दूसरी बात ये कि फिर अगेन अकाउंटेबिलिटी। दिल्ली में जो स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, और मैंने खुद ये खबर लिखी है कि इसने अपने शोध में कहा है कि 10 राज्यों के प्रदूषण बोर्डों में 57% सदस्य उन उद्योगों से जुड़े हैं जो प्रदूषण करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अकाउंटेबिलिटी। ये वो बोर्ड हैं जिन पर देश के सबसे प्रदूषित कहे जाने वाले गंगा का जो कहते हैं ना गैंगटिक प्लेन, वो वाले इलाकों के प्रदूषण ये कंट्रोल बोर्ड हैं। और 7%, जबकि यहाँ पर नॉर्म्स हैं कि इतने % वैज्ञानिक होने चाहिए, इतने % ये होनी चाहिए, लेकिन ये
इस चीज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं बात कह रहा था उसको आखिर में एक लाइन में उसको रिपीट करूंगा कि बच्चों के जन्म होने के बाद प्रदूषण उनका दुश्मन नहीं बन रहा है। वो उनके फीटस में, जब वो माँ की कोख में है, तभी वो हार्ट और लंग और ब्रेन को डैमेज कर रहा है। वो तभी करते। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। एक जी अविनाश बोलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि हम दिल्ली के पॉल्यूशन की जब बात कर रहे हैं, सिरौली जैसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के पॉल्यूशन हर रोज हो रहा है। हाँ, 365 दिन वहां पे हो रहा है। मेरा पर्सनल अनुभव है, जब मैं वहां गया और 3 साल वहां पे रुका, और दुर्भाग्य है कि जब आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो इस तरह से आंकड़ों को इकट्ठा किया गया है, सरकार के मॉनिटरिंग स्टेशन ऐसे कर रहे हैं कि आपको सिंगरौली के पॉल्यूशन का नंबर बहुत पीछे नजर आएगा। मतलब बिल्कुल कंपेयर सिटी में जिस तरह से एयर क्वालिटी मॉनिटर किया जा रहा है, तो उन इलाकों के एयर पोल्यूशन की तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। गांव में जो रूरल एरिया है, एक भी ऐसा रूरल जोन नहीं है जहां पे एयर क्वालिटी को मॉनिटर भी किया जा रहा है। तो ये जो पूरा एक डिबेट दिल्ली सेंट्रिक, वही जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि कुछ लोगों के लिए, कुछ रसूखदार लोगों के लिए पूरा डिबेट बन जाता है कोई भी मुद्दा, वो यहाँ भी है। दूसरी बात जो स्मोक टावर को लेके 20 करोड़ रुपीस एक स्मोक टावर को दिल्ली सरकार ने अलॉट किया, उसमें लगाया। और उसका जो अभी मैं देख रहा था प्लान कि उनका जो स्टडी वो करने वाले हैं वो 2 किलोमीटर के दायरे में करने वाले हैं। अब दिल्ली का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से अगर आप 2 किलोमीटर के हिसाब से हर स्मोक टावर को आप लगाएंगे तो सोचिए कि कितना ज्यादा आपको पैसे लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक तरह का एक राजनीतिक एजेंडा बन गया है। अब दुर्भाग्य है कि बाकी शहर भी इसी तरीके के पॉलिटिकल प्रोमिसेस कर रहे हैं कि स्मोक टावर लगाएंगे। वो करता है ना लोगों को कि हम आपको स्मोक टावर दिला देंगे, हम आपको एयर प्यूरिफायर दिलवा देंगे। जी असल में है क्या अविनाश? आरटीआई रिप्लाई है कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया गया है स्मोक टावर का कितना फायदा होगा। ये ऑन रिकॉर्ड बात है और उसमें आप 20 करोड़ लगा रहे हैं। तो देखिए असल में जो आपने बात कही हृदेश और अविनाश ने, मैं भोपाल रहता था कुछ समय पहले तक। उस पूरे शहर में, वो राज्य की राजधानी है, केवल 2 मॉनिटरिंग स्टेशन थे। तो आपको केवल 2 इलाकों का पता चलता है। तो छोटी जगहों पर मॉनिटरिंग टावर भी नहीं है। आपको जी, तो मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा था। इसको, जिसका एक एग्जाम्पल ईश्वर ने भी दिया कि स्टोरी नई नहीं है और ये सब, पत्रकारिता और उसके बारे में रिपोर्ट करना तो एक अलग बात है, लेकिन आम जनता में और बातचीत में भी इसे एक अलहदा मुद्दे की तरह देखा जाता है कि पर्यावरण का मुद्दा है। लोग ये नहीं समझते कि रोजमर्रा के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर जागरूकता इस पर बनेगी कि हमारे रोज के जीवन से जुड़ा है। भाई देखिए, अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, तो आप ठीक से अब फंक्शन नहीं कर पाएंगे। आप जितना अच्छा IQ पा सकते हैं, अगर आप एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में रह रहे हैं, तो आप उस IQ पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपके शरीर में विकार पैदा होंगे जो लंबे समय तक रहेंगे। ये मुद्दा, आप लंबे समय से इस विषय पर बात कर रहे हैं, वो दिखाई क्यों नहीं देता? दूसरा, राजनीति इसे पकड़ना क्यों नहीं चाहती? भाई सांस तो वो भी ले रहे हैं। नहीं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं इसको कैसे बताऊं, उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ उन्हें इतना असर नहीं कर रही। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं आर्सेनिक पॉइजनिंग पे काम कर रहा था तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया कि उन्हें लगता है कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इमीडिएट प्रॉब्लम का मतलब जैसे कोरोना आया ना, कोरोना वजह इमीडिएट प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए सरकारें एक साथ आती हैं क्योंकि वो दिख रहा है। लेकिन इससे पहले MDR TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वो इतनी बड़ी समस्या है कि उसमें कोरोना से ज्यादा लोग मर रहे हैं। लेकिन क्यों बात नहीं कर रहे थे? जो अविनाश ने कहा, वो गरीब लोगों की बीमारी है TB। लेकिन TB आने वाले दिनों में जो नई आ रही है, उसके लिए जो हेल्थ वर्कर मर रहे हैं, क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB का डेथ रेट 50% है। 10 में से 5 लोग मर जाएंगे और हेल्थ केयर वर्कर भी मरेंगे। उसमें एक XDR TB होता है, उसमें 80% जो है लोग डेथ रेट है उसका, मतलब इतना मॉर्टेलिटी जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ें तब हैं तो हम तो ऐसी आर्सेनिक में उन्होंने कहा कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और ये फाइल पीछे रहती गई। तो ये 1 आध महीने है, मड स्लिंगिंग करेंगे, निकल जाएगी ये चीज़। उसके बाद फिर से नया चुनाव लड़ेंगे और वैसी जनता भी है, वी डिजर्व एज गुड एज, मतलब वी गेट एज गुड एज वी डिजर्व, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि हम यही हैं जो लोग। और गाँव की जो समस्या जो अविनाश ने उठाया वो ये कि ये तमाम रिपोर्ट्स हैं, आप गूगल कर लीजिए, कि हमारे गांव ही उतने ही पोल्यूटेड हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड, जितने हमारे शहर हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं, जो
AQI में कौन पॉल्यूटेंट है सबसे जी, ज्यादा, जी। ये भी देखना बहुत जरूरी है। वो जगह जगह पर अलग है, अलग जैसे कि अलग गाँव में घरों के SO2 अंदर जो है, NO2 जो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, SO2 के लिए तो 2015 से सरकार ने कहा है और कोर्ट कह रहा है बार बार, सल्फर सरकार डाइऑक्साइड कंपनियों के के साथ खड़ी हो रही है। FGD टेक्नोलॉजी जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो चिमनियां लगाने को तैयार नहीं है जो सल्फर को रोक सके। और भारत का सल्फर, अगेन ग्रीन पीस की रिपोर्ट है शायद, भारत का सल्फर में सबसे बड़ा पोल्यूटर भारत है। सल्फर सबसे ज्यादा हमारे प्लांट छोड़ते हैं जी। है क्या, और छोटी छोटी मक्खियां मारते हैं। मतलब कि छोटे छोटे लोगों को निशाना बनाना, इंस्टीट्यूशनलाइज जो करप्शन और पोल्यूशन जो कर रहे हैं, बड़े पावर प्लांट हैं, लैंडफिल्स हैं जो है, उनको कोई पूछता नहीं। देखिए कॉरपोरेट हित जो हैं वो जनता के हित के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन और मैं अविनाश और ईश्वर से भी चाहूँगा आखिरी टिप्पणी इस मुद्दे पर, लेकिन आपसे शुरुआत करते हुए, ये डिबेट हमेशा कम से कम मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने प्रस्तुत की कि नहीं पहले आर्थिक विकास हो जाए जनता का, फिर प्रदूषण को देखेंगे। मुझे कम से कम मेरे को ये बात बड़ी अजीब नज़र आती है कि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो आर्थिक विकास मायने नहीं रखता, अगर आप जिंदा नहीं रह पाएंगे तो। ये डाइकॉटमी अभी तक बनी हुई है हमारी पॉलिसी में और इम्प्लीमेंटेशन में। इस मुद्दे पर आखिर में आप कुछ कहना चाहें? मैं तो कहूंगा कि इस मुद्दे पे हमारे दो जो युवा गेस्ट हैं वो बोलें, लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपकी नॉलेज बिल्कुल जानकारी ठीक थी कि मैं अभी भी देख रहा हूं भोपाल में 2 ही स्टेशन हैं, एक पर्यावरण परिसर में लगा है, चलो अपने ही उधर लगा है, दूसरा उनका TT नगर एक जगह है भोपाल में, तो वहाँ 2 जगह है। तो मैं अभी अलग हाथ देख के बता भी देता हूँ, उस समय वहाँ का AQI भी 154 अभी दिखा रहा है। मेन 154 भी जो है कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मॉडरेट है, लेकिन 154 AQI भी जो है जैसा अविनाश ने हमें याद दिलाया बहुत खराब है। हाँ? मतलब जो अविनाश पहले बात कर रहे थे उसमें श्रोताओं के लिए साफ बता देना चाहता हूँ, और दूसरा वाला भी हमारे यहाँ जो भी शहर बेहतर माने जा रहे हैं वो रिलेटिव माइन, पर फिर भी आप जा सकते हैं। भोपाल 154 और 143 जो है वो 700 से तो अच्छा ही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई एरिया इससे कहीं बेहतर है, क्योंकि वहाँ टावर ही नहीं है। अविनाश, आप इस विषय पर अंत में कुछ कहना चाहेंगे? तो इकोनॉमिक वाला जो आपने सवाल उठाया है, ये बहुत पुराना डिबेट है कि इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी का, कि आप इकोलॉजी को खत्म करके ही, खराब एयर, खराब पानी करके ही आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। ग्रीनपीस का रिपोर्ट है पिछले साल का कि कैसे एयर पोल्यूशन से लगभग 5 से 6% GDP को नुकसान पहुंच रहा है। 10.7 लाख करोड़ एनुअल नुकसान है इंडियन देश के GDP का, क्योंकि उसका जो हेल्थ कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। तो ये इकोनॉमी के लिए भी विन विन से मतलब खराब सिचुएशन है। अगर आप अच्छा बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, अच्छा इकोनॉमी भी बनाना चाह रहे हैं, तो आपको साफ हवा, साफ पानी और साफ इन्वायरमेंट इंश्योर करना ही पड़ेगा। दूसरा है कि आप सिर्फ फार्मर्स पे अब जैसे अभी क्या हो रहा है कि हर साल यही होता है, विंटर, हम लोग जब भी ये सरकार आती है विंटर एक्शन प्लान में, हम लोग कहते हैं ये सीजनल प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर साल साल भर जो पोल्यूटेंट हैं और जो सोर्स है, जो हृदय जी कह रहे थे कि वो पावर प्लांट है, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो वेस्ट का मैनेजमेंट है, इन सबको मिला के आपको एक प्लान लेके आना पड़ेगा और इनको आपको सोर्स पे बंद करना होगा, तभी आप इस पोल्यूशन की समस्या से बच सकते हैं। जी ईश्वर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे विषय पर अंत में? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आर्थिक विकास की जब बात की जाती है, जब आप सांस ही नहीं ले पाएंगे, जब एक इंडिविजुअल, एक इंसान ठीक से सांस ही नहीं ले पा रहा है और अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहा है, तो उसका आर्थिक विकास कैसे होगा? और आप कितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स लगा दे उस आर्थिक विकास का, वो इंसान क्या करेगा? तो ये बहुत ही ऑनगोइंग डिबेट है, क्योंकि और जैसा कि आपने कहा कि हर बार ये मुद्दा एक साइड इशू की तरह क्यों डिस्कस किया जाता है। मैं इस पर ये भी कहना चाहूंगा कि आप देखिए कुछ हद तक किस तरह राजनीतिक पार्टियों में एक मुद्दा, जैसे कहीं मैंने पहले भी कहा, एक मुद्दा शुरू रखने की क्षमता होती है। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, आज की तारीख में हम गुजरात में हैं, चुनाव घोषित हो चुके हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी इतना कैंपेनिंग कर रही है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अस्पतालों को लेकर, यही उन्होंने पंजाब में भी किया। जब वो ये मुद्दे, जब भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जब वो मुद्दे चला सकती है, तो ये पोल्यूशन का मुद्दा क्यों नहीं चलाया जा रहा है? एक पॉलिटिकल विल की जबरदस्त कमी है इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम बनाने में, और मीडिया की भी एक विल की जबरदस्त कमी है इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम बनाने में। तो मेरे ख्याल से अकाउंटेबिलिटी इवेंचुअली किस पर आनी चाहिए, ये तो
वक्त ही बता सकता है, बट थैंकफुली काफी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है, काफी ज्यादा चर्चाएं, जिस तरह से थैंक्स टू द इन्फ्लक्स ऑफ सोशल मीडिया ये चर्चाएं बढ़ रही हैं। लेकिन मेरी पर्सनली ऐसी इच्छा है कि ये चर्चा सालों साल मतलब पूरा साल चलती रहे, और ना कि सिर्फ जब दिल्ली में ठंड पड़ जाती है और पोल्यूशन लेवल हाई हो जाते हैं और लोगों की ट्विटर पे फोटोज आने लगती हैं कि अरे देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, इतना स्मॉग है, सिर्फ उसी बात तक के चर्चाएं सीमित ना रहे लोगों के बीच में। जी देखिए, बात का केवल सार यही है जो अविनाश ने कहा कि पर्यावरण मौसमी फल नहीं है, ये रोज़ की दिक्कत है। और दूसरा, मुझे तो लगता है जनता भी ज़्यादा अवेयर नहीं है, क्योंकि दिवाली पे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का अपने लिए तो ऑर्डर नहीं दे रहा बेचारा, जजों को पटाखे थोड़ी फोड़ने हैं, वो आपके लिए दे रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। खैर, ये आपकी और मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पर ये रोज़ के सरदर्द का विषय है। पर अब चर्चा को खत्म करने से पहले एक टिप्पणी, बहुत हमने आज बहुत हैवी बातें की, तो हल्का सा नहीं, पहले ये आपकी टिप्पणी, आप जो ये सुबह से प्लान बना रहे हैं कि मैं कहीं हिमालय में जाके बस जाऊंगा, अरे तो ये कितने अल्टीट्यूड आपने कुछ तय किया है कि 8,000? मैंने कुछ तय नहीं किया। देखिए, ट्विटर पर मैं ट्विटर के बारे में पूछना चाहूँगा। ट्विटर वहाँ नहीं चलेगा। नहीं, मैं आखिरी विषय इसी पे बात करना चाह रहा था। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, विषय इम्पोर्टेंट है। इलॉन मस्क ने फाइनली कर लिया, उन्होंने ज़्यादा पैसे भी दिए, उन्होंने इस डील से बाहर निकलने की कोशिश भी की। अब उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, और उन्होंने लोगों से कह दिया है कि अगर आप ऐसे काम नहीं कर सकते 12 घंटे 7 दिन, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, आपको निकाला जाएगा। और वो पे टू विन बना रहे हैं। वेरिफिकेशन का, जहाँ तक मुझे लगता है, और ऐसा था भी, जो महत्व था वो इसीलिए था कि आप कम से कम ब्लू टिक वाले अकाउंट्स पर भरोसा कर सकते थे, क्योंकि वैसे तो आपको देखना पड़ता है कि कौन है कौन नहीं है। क्या ट्विटर की सैंक्टिटी खत्म हो जाएगी, परमानेंट चेंज हो जाएगी आपकी नज़र में? या क्योंकि मैं देखिए सोशल मीडिया का बड़ा यूज़र हूँ नहीं, खासतौर से ट्विटर का, मैं खोलता भी नहीं हूँ उसे जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं? मुझे तो लगता है करते होंगे, लेकिन पत्रकारिता में सबको आना ही पड़ता है उस पर। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? इलॉन मस्क ने ट्विटर पे फाइनली कब्जा कर लिया। जी, हम तो मतलब मैं और मेरे कुछ कॉलीग्स और बाकी जो रिपोर्टर्स यहाँ हैं, और जब से ये बात उछली है, जैसा कि हृदय जी ने सही पहचाना, मेरे पास भी ब्लू टिक है। तो अब मैं भी थोड़ा चिंता में हूँ कि अब इस ब्लू टिक के भी क्या पैसे देने पड़ेंगे। तो उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे, $8 महीने के लगेंगे या साल के लगेंगे, कोई ईयरली पैकेजेस मिलेंगे उसमें, और बैक डेट से लगा तो और मुश्किल है, एरियर्स के साथ देना पड़ेगा। तो ये तो एक उपहास की बात हो गई। लेकिन मेरे मन में एक पर्सनली बड़ा एक ये बात मुझे खल रही है कि जैसे ही कोई एक सोशल मीडियम एक किसी कॉरपोरेट के पास चला जाता है, उसकी आधी क्रेडिबिलिटी मेरे ख्याल से वहीं खत्म हो जाती है। ऑब्वियसली ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग ओन्ड बाय कॉरपोरेट्स। जी। और जैसा कि आपने शो के शुरुआत में बिल्कुल सही कहा कि एक जरूरी नहीं है कि एक कॉरपोरेट इंसान के पास, एक बिजनेस टाइकून के पास उस तरह का कॉमन सेंस भी हो, एक विल भी हो, एक दिमाग भी हो। और ये बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमति रखता हूँ। तो ट्विटर का तो क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया उनका सारा जीवन बन चुका है। तो शायद वो लोग ब्लू टिक के लिए पे करना शुरू भी कर दें। अब हम जैसे गरीब पत्रकार जो हैं, वो कहाँ से एक ब्लू टिक के लिए पे करेंगे, कहाँ से वो पर्क्स लेकर आएंगे? दिक्कत मुझे इस बात में एक मेरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन इसका ऐसा है कि शायद ऐसा ना हो जाए कि ट्विटर सिर्फ उन लोगों के लिए बन जाए जो उसको अफोर्ड कर सके, और जो उसका एक सोशल मीडिया का प्राइमरी बेसिक गोल होता है कि उन सारे लोगों की आवाज़ सोशल मीडिया कभी-कभार, मतलब ज़्यादातर हम देखते हैं किस तरह से सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज़ बन जाता है जिनकी आवाज़ सरकार तक या प्रशासन तक या रिलेवेंट अथॉरिटीज तक पहुंच नहीं पाती, उनकी आवाज़ सोशल मीडिया से पहुंचना शुरू हो गई थी। अगर सोशल मीडिया को पाने के लिए भी पैसे देने की ज़रूरत महसूस पड़े, तो शायद सोशल मीडिया के लिए ये काफ़ी एक मतलब डाउनफॉल रहेगा मेरे हिसाब से, एटलीस्ट ट्विटर के लिए। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक तो है ही, होपफुली उनको इलॉन मस्क अक्वायर ना कर लें। जी। तो अविनाश, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि देखिए, मैं उस क्वेश्चन को प्रेफेस करता हूँ अपनी राय से। मुझे तो लगता है कि ब्लू टिक के लिए पैसे देना बिल्कुल बचकाना बात है। क्यों दे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है भाई? लेकिन मेरे अकाउंट पे मान लीजिए, अगर मेरे अकाउंट पे ब्लू टिक लगा है और दूसरा अकाउंट कियानो रीव्स का है और वो उसका लगा हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्लू टिक लगा है यार। भाई कियानो रीव्स ब्लू टिक लेके क्या, ये फेक
शोबाजी मुझे लगती है। अगर इसके लिए पैसे देने पड़े, आप वेरीफाई करके ले रहे हैं, जैसे सिस्टम चल रहा था वो एक अलग बात है। अविनाश, पहली बात तो क्या आप या आपके आसपास के लोग इसके लिए पैसे देने के बारे में सोच रहे हैं? और दूसरा ये कि अगर ट्विटर जाता है, क्योंकि देखिए अमेरिकन राजनीति से पैदा हुई ये सारे कंडीशन हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हटाया गया ट्विटर पर से, और उसके बाद ये सारा वहाँ पर शुरू हुआ QAnon मूवमेंट और ये सब दुनियादारी। क्या आपको लगता है ट्विटर जैसा है वैसा रहेगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि एक तो ये है कि अगर कोई कंटेंट अच्छा है, कोई अकाउंट हैंडल जो है कंटेंट अच्छा और क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर उसको बहुत ब्लू टिक की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप मतलब हितेश जी भी एक एग्जांपल है, शायद उनके पास ब्लू टिक नहीं है, लेकिन स्टिल उनका एक ऑडियंस है। वो जब पर्यावरण पे और इन चीजों पे लिखते हैं, बोलते हैं, तो लोग उसको समझते हैं, सुनते हैं। तो उस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ बहुत सारे ब्लू टिक वाले भी हैं जो बहुत अजीब अजीब तरह के कंटेंट, फेक न्यूज। अरे मिनिस्टर्स इस देश में फेक न्यूज को बढ़ाया है, या तो ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं। बहुत मतलब है नहीं इस ब्लू टिक का। दूसरा है कि मतलब इन लेकिन हम जनरल दिल जले हैं। इस तरह के स्टेटस सिंबल के दौर में हम जी रहे हैं। मुझे लगता है लोगों के पास पैसे भी हैं जो ब्लू टिक अफोर्ड करेंगे, या तो ये पूरा का पूरा मुझे लगता है कि एलन मस्क का अपना एक बिजनेस मॉडल है, जिसको पसंद है वो उसको बाई करेगा उस प्रोडक्ट को, जिसको नहीं पसंद है वो उस प्रोडक्ट को बाई नहीं करेगा। मतलब अगर आप इसको बहुत रिवोल्यूशनरी मीडियम, तो मैं कम से कम नहीं देखता हूँ। वो स्टिल एक कैपिटलिस्ट मॉडल है जिसको जो प्रॉफिट के लिए बना हुआ है। तो उसको पूरा है कि वो ब्लू टिक के लिए पैसे ले। जी अविनाश, तो इस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ब्लू टिक है उसका एक फ़ायदा ये है कि जैसे अभी अविनाश ने कहा कि मैं अगर किसी जल्दी में, बहुत फास्ट लाइफ है, किसी खबर को ज़्यादा जिम्मेदारी से अगर वो फॉलो हो रहा है ब्लू टिक के नॉर्म, जैसे नहीं भी हो रहे हैं फॉलो, तो हम अगर मैंने गार्डियन लिखा हुआ है या मेरे को न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा हुआ है या इस तरह के, मैंने हो सकता है गलत उदाहरण, पर कुछ ऐसे हैं जब मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, वेरीफाई मतलब देखना कि कई बार धोखा नहीं होगा, इससे बचने के लिए ब्लू टिक इज़ वेरी। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, और ये आप माने या न माने, मैं कई लोगों ने ऐसा कहा है और वो ट्विटर पे लिखते हैं कि मैंने ब्लू टिक के लिए अप्लाई किया, मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे इतने फॉलोवर हैं, और सही ग्रीवेंस भी हो सकता है। मैंने आज तक कभी ब्लू टिक के लिए अप्लाई नहीं किया। मेरे दोस्तों ने कहा मुझसे कि ब्लू टिक के लिए अप्लाई करो, और तो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि हम कितना भी कहें, जो नॉम चॉम्स्की की बात है ना, वो कहता है कि फ्री मार्केट, दे से इट्स ए फ्री मार्केट, इट्स नॉट फ्री, बट समवन समवेयर इज इट। नहीं, फ्री मार्केट का मतलब कि प्राइस डिसाइड करने की बात है, बट समवन समवेयर इज कंट्रोलिंग इट। तो फ्री मार्केट जिसे हम कहते हैं, उसमें फ्री नहीं है वो मार्केट जो डायनामिक्स है वो कोई कहीं बैठा तय कर रहा है। वी कॉल इट ए फ्री मार्केट, इट इज नॉट ए फ्री मार्केट। सो सोशल मीडिया में हम कहते हैं कि सबकी आवाज का महत्व है, नहीं है, लेकिन एकदम नहीं नकार सकते, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई इसे कंट्रोल कर रहा है, और ये सब हमें दिख रहा है। तो इस चीज़ को समझना है कि जब कैपिटलिज्म आता है तो वो अपनी तरह से चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो कहते हैं ना कि मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारे हैं कि जैसे प्रॉफिट के बारे में कहा जाता है कि इन कैपिटलिज्म लॉस इज पब्लिक एंड प्रॉफिट इज प्राइवेट। यस, क्योंकि जब आपको 2008 का रिसेशन देखा तो ओबामा जी ने सबको डंडा मार मार के पब्लिक का पैसा निकाल के प्राइवेट को बेल आउट किया। ये हम सबको मालूम है कि मतलब जो बेल आउट, वो क्या था, वो कम्युनिज्म था या कैपिटलिज्म था, जो वो पब्लिक के पैसे से प्राइवेट को बेल आउट कर रहे थे। तो जब बचाते हैं, जब कोरोना फैलता है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के पास आप क्यों नहीं जाते कि आप कैंप लगाओ? सबसे पहले आप राम मनोहर लोहिया एम्स के ट्रॉमा सेंटर को आप बदलते हैं। तो प्राइवेट संस्थानों को आप कितनी भी गाली दें, आज कितना भी कहें हम, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट IIT, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग का, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट मेडिकल का एम्स, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट जर्नलिज्म का IIMC जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके अलावा सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सब कुछ सरकारी ही है जो आपको दे रहा है और बेस्ट आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर रहा है। आप 1000 कहते रहें कि प्राइवेट कॉर्पोरेट ये सब बना रहे हैं, दिस समथिंग, मतलब काफी लंबी सोच के बाद मैंने इस बात पे पहुंचा हूँ। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं कैपिटलिज्म के बारे में बोलने से बचता हूँ क्योंकि बहुत देर तक बोलता रहूँगा। देखिए कैपिटलिस्ट और एक किसी भी कंपनी का पहला और सबसे ज़रूरी उद्देश्य होता है प्रॉफिट। बाकी सब चीज़ें PR में आप चले जाएं, आप मैन पावर में चले जाएं, और आप अगर आपको कोई एथिकल समझौते भी करने पड़े, लेकिन प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। तो ये तो हिस्ट्री है। जो लोग पूंजीवाद को बड़ा बढ़ावा देते हैं वो
इस चीज़ से खिलाफ है। मुझे केवल एक चिंता रहेगी, बात को ख़त्म करते हैं, कि ट्विटर कई बार जो खासतौर से भारत जैसे सिस्टम में जहाँ सरकार के जवाब के लिए आप हफ्तों लटके रहते थे, कई बार बातें, शिकायतें लोगों की कंपनियों तक तुरंत पहुंच जाती थी थोड़ा सा धक्का लगाने पर। अगर ट्विटर वैसा नहीं रहा तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक तो बेकार है, वो इस काम के लिए है नहीं, इंस्टाग्राम कुछ और है। ये ज़रूर दिक्कत रहेगी। और दूसरी बात ये, अगर वो इसे पे टू विन बना भी देंगे तो फिर उसका वो महत्व नहीं रहेगा ब्लू टिक का, कुछ और बन जाएगा। मैं क्योंकि आपने खत्म किया, मैं एक लाइन कह के खत्म करूंगा, और ये मैं उन युवा साथियों के लिए, समझिए होमवर्क है, ये कोई क्लास तो है नहीं, वो तो यहाँ सुनने के लिए आए हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कि एलॉन मस्क जिस जो बातें मैंने कही, कोई भी सुन के उससे कहेगा अरे ये तो कोई कम्युनिस्ट है जो ये बोल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक विचार के लिए रास्ता खोला है, उस पर आप विचार करके आप मुझे रिजेक्ट कर दिए। एलॉन मस्क जो है आज क्यों जाने जाते हैं, उनकी कंपनी जो कार बनाती है टेस्ला क्यों जानी जाती है कि वो ईवीज में आ रहे हैं, और ईवीज इतना बड़ा धोखा है साफ पर्यावरण के नाम पे। मैं भी लिखता हूँ उसमें, एलॉन मस्क वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे के हज़ारों सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, और हम सबको पता है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं तो कितनी एनर्जी उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कहना कि हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, वही आदमी जो कई सारी सैटेलाइट छोड़ के सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्राइवरलेस कार भी लाना चाहता है। तो यानी रनिंग विद द हियर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स जैसे कहते हैं। इलॉन मस्क के साथ तो और दिक्कत है, उन पर फिर कभी बात करेंगे, बट ये तो है ही। आपको ब्लू टिक मिलने का रास्ता मैंने बंद कर दिया है। रोकते हैं क्योंकि काफी समय हो गया है। जी आपने ये बात रखी, इलॉन मस्क बहुत, मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो क्लाइमेट कॉन्शियस लोग, यूथ हैं, उनके भी हीरो हैं इलॉन मस्क। ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा डिटेल में उसके बारे में जाने। हम इस पे ट्विटर स्पेस करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, वहाँ खुलकर बात करेंगे। अब रिकमेंडेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ईश्वर, आपका कोई रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं के लिए जो उनके जीवन को, बुद्धि को समृद्ध कर सके, कोई आर्टिकल, मूवी, कुछ भी? हाल ही में मैंने एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देखी, लेडीज फर्स्ट, जो दीपिका कुमारी जी की लाइफ और उनके गांव पर बेस्ड है। किस तरह से एक जो गांव है जहां औरतों को कई चीजें करने की इजाजत नहीं दी जाती, वहां से दीपिका कुमारी जी उभर कर आई हैं। तो किस तरह से इस बात का फर्क उस गांव पर पड़ा है, उस गांव के कल्चर पर पड़ा है, ये काफी एक प्रेरित कर गई मुझे डॉक्यूमेंट्री, तो ये मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। अविनाश, आपका कोई रिकमेंडेशन? एक किताब आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, वो बेल हुक्स, जो ऑब्वियसली रिनाउंड स्कॉलर हैं और फेमिनिस्ट थे, जो उनकी किताब का नाम है ऑल अबाउट लव। और बेसिकली उसमें वो काफी एकेडमिक काम भी है और काफी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ वो ये बताती हैं कि कैसे जो इन जनरल हमारी सोसाइटी है उसमें लव को लर्न करने का कोई प्रोसेस नहीं है, और हम लव को सिर्फ रोमांस के हिसाब से, और जो हमारा लवलेसनेस है उसको सिर्फ हम रोमांस के हिसाब से देखते हैं, जबकि वो केयर, कंपनसेशन, टुगेदरनेस और जो हेट नहीं होना, वो सब भी है। तो काफी अच्छा है, अगर कोई उसको इन जनरल भी लव को, प्यार को समझना चाहे तो काफी अच्छी किताब है। आपका रिकमेंडेशन? अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास कोई पुस्तक, जब मैं ऐसा पुस्तक बताना पसंद करता हूँ वो नहीं है, और एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ, उसको जब पढ़ लूँगा तभी बताऊँगा, क्योंकि फिर पाठकों को ये भी लगना नहीं चाहिए। लेकिन हम इस बार जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा है उसको, एक वेबसाइट है जिसको मैं थोड़ा सा उसके साथ काम करता हूँ, कार्बन कॉपी में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये जो है carboncopy.info में जाएंगे तो हिंदी का लिंक भी मिलेगा, hindi.carboncopy.info। तो उसमें जाएंगे तो हम सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट के क्या जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। और ट्विटर पे, माफ़ कीजिए, क्विंट में भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है साधिका करती हैं, वहाँ पर हमारी फेलो जर्नलिस्ट हैं, वो भी क्लाइमेट को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं, तो क्विंट की टीम बनाती है। तो इन अगर आप हमें कार्बन कॉपी में हमारे साथियों को फॉलो कर सकें, उन्हें देख सकें वो क्या लिख रहे हैं, हम कैसे समझा रहे हैं, न्यूज़लेटर पब्लिश करते हैं जी, उसके लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और क्विंट में जो वो क्लाइमेट पे काम कर रही हैं साधिका, उसको कर सकें तो मुझे लगता है कि कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा हमें। और ट्विटर पर फॉलो करते रहिए ईश्वर को और अविनाश को। धन्यवाद। मेरे इस हफ्ते रिकमेंडेशन 2-3 हैं। पहला, आप एक से कभी नहीं, जिंदगी में आप एक रिकमेंडेशन पे रुकेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने भी जीवन अलग अलग रंगों का स्वरूप होता है, तो सबके लिए कुछ कुछ होना चाहिए।
पहला तो कि न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम, जैसा मैंने बताया, हिमाचल में है, अतुल, मनीषा और कई रिपोर्टर भी। तो जो पहले एक मॉर्निंग शो उत्तर प्रदेश चुनाव के समय हुआ था वो फिर से आ रहा है, तो वो देखिए। मैं भी इसमें अपनी आवाज़ जोड़ रहा हूँ, जैसे संसद में कहते हैं कि मैं अनुमोदन करता हूँ कि न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्टर्स को फॉलो करें। एक वो मॉर्निंग शो ज़रूर देखें। दूसरा, मेरी नज़र में अभी जब मैं आ रहा था ऑफिस चर्चा के लिए, तो एक आर्टिकल आया BBC पर पब्लिश्ड कि UN ने कहा है किलिमंजारो और अफ्रीका के आखिरी कुछ ग्लेशियर हैं, वो 2050 तक पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, अब इन्हें रोका नहीं जा सकता। तो एक वो रिपोर्ट पढ़िए और दुख मनाइए अगर आप मना सकें। तीसरा, बहुत सारी प्रजातियां हर साल विलुप्त हो जा रही हैं, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। अलग अलग स्पीशीज़, जानवरों की, छोटे जानवरों की, कीड़ों की मर रही हैं हमारे इंटरवेंशन की वजह से इस इकोसिस्टम में। तो उनका होना कितना ज़रूरी है उसका एक छोटा सा एग्जांपल मानवीय दृष्टि से वेरिटासियम के वीडियो में कई बार करता हूँ। तो घोड़ों ने कैसे इंसानों की जान बचाई है असल में। जो हम आज सांप के काटने से मरने की मौतें बहुत कम हो गई हैं पूरी दुनिया में, एक समय पर बहुत हुआ करती थी, तो उसमें घोड़ों की क्या भूमिका थी, तो वो वीडियो देखिए। ये कहाँ पर है? लिंक आपको मिल जाएगा। वेरिटासियम एक यूट्यूब चैनल है विज्ञान का, बेस्ड का, साइंस का। वेरी गुड। तो लास्ट में आप खत्म करने से पहले कीड़े मकोड़ों के बारे में हम अक्सर लोगों से कह देते हैं ना, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये बड़ा वैसा। तो मैंने एक बार उत्तराखंड के एक बहुत बड़े फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा था कि अगर सारी तितलियां खत्म भी हो जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उनको बताना चाहता हूँ कि तितलियां, मौत, कीड़े मकोड़े अगर जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन सृष्टि जो है उस दिन कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि धरती इन्हीं पर टिकी हुई है। ये हमारे सबसे यूजलेस स्पीशीज धरती पे इंसान यूजलेस दिखने वाले नहीं, असल में यूजलेस हम है। हमारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो कीड़े मकोड़े भी नहीं है। एक छोटा सा रिकमेंडेशन, आप इतनी बात हुई तो एक जनरल लाइफ का, अगर हो सके तो दिल्ली और इस तरह के शहरों से निकल जाएं, जो जा सकते हैं वो तो चले जाएं क्योंकि यहाँ रहना अच्छा नहीं है। इसके साथ इस हफ्ते की चर्चा को रोकते हैं, कुछ दिनों में इसके साथ इस हफ्ते की चर्चा को रोकते हैं। अविनाश, ईश्वर, हृदय, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश और ईश्वर का, ईश्वर अविनाशी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी चर्चा हुई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।